guys, welcome back again. My name is Amit and it's code time. So after Saturday, after the bi-weekly contest, we are back again with a solution video for the weekly contest 483, which was conducted today morning at 8 a.m., 4th of January. So yeah, I was not able to give the contest again क्योंकि मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ. But yeah, I have solved the questions and this time, to be honest, contest अच्छा आया था. Finally, it was a contest which I would say required thinking. और पहले दो प्रॉब्लम्स तो हमेशा जनरली इजी रहते हैं, बट या स्टिल overall the contest was balanced, it was good, and definitely you should go and check it out, try out. अगर नहीं दिया है तो वर्चुअल कॉन्टेस्ट जाके दे लो, अगर दिया है तो बहुत सही मजा आया होगा. ओके, ओवरऑल द कॉन्टेस्ट वाज वेरी गुड. ठीक है. And to everyone who's watching the video, if you're a subscriber, watch till the end. If you're not a subscriber, then too watch till the end. And if you're new to the channel, do hit the subscribe button so that you never miss an update. End तक वीडियो देखना. And without wasting your time, let's directly jump to it. Okay, so here we can see we are at the page of weekly contest 483. It was conducted today morning only, and it had four questions like every other contest, and 3, 4, 5, 6. So we can see it's an incremental growth, and this time, to be honest, it was actually an incremental growth which I generally expect from a contest. कि लेवल धीमे धीमे बढ़ के हार्ड तक जाता है, दैट यू हैव लाइक एन इजी प्रॉब्लम, देन एन इजी मीडियम, देन अ मीडियम एंड देन एन हार्ड. ओके, ये अगर सीक्वेंस चलता है तो जनरली कॉन्टेस्ट अच्छा लगता है देने में. ठीक है, पार्टिसिपेंट को भी थोड़ा ऐसे मतलब इंक्रीमेंटल महसूस होता है कि ही इज ट्राइंग, हिज एफर्ट्स आर इंक्रीजिंग इंक्रीमेंटली. अगर अचानक से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है क्वेश्चन का लेवल तो मतलब हवा टाइट हो जाती है. एंड दोस कॉन्टेस्ट आर, टू बी ऑनेस्ट, बहुत ही अच्छे कॉन्टेस्ट नहीं मानता हूँ मैं उन्हें. ठीक है, बिकॉज इट्स लाइक की एक्सट्रीमेंट्स के कॉन्टेस्ट आर नॉट वेरी गुड. ये वाला कॉन्टेस्ट बैलेंस था क्योंकि इसमें जो भी डिफिकल्टी लेवल असाइन किया गया हर एक क्वेश्चन को, इट इज एक्चुअली एक्यूरेट टू दैट. Okay, like first question is actually easy. Second question comes under easy medium. Okay, so I would say medium रखा है, कोई दिक्कत नहीं है. Fifth question is actually medium this time. easy medium नहीं है, वो medium है. And last वाला question is actually hard. तो वो hard पे रखा है, अच्छी बात है. So yeah, I would say overall the difficulty level was around what? I would say it was medium to medium hard. I would say medium hard. ठीक है, it was a very well balanced contest. अगर आप न्यूबी हो जिसने जस्ट स्टार्ट किया है तो आई थिंक फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स तो आपने कर लिए होंगे. अगर आप एक्सपीरियंस कोडर हो तो आपने तीन कर लिए होंगे पक्का. एंड इफ यू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब आपने कुछ थोड़े एडवांस डीएसए कॉन्सेप्ट में बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट. अगर आपने हायर कॉन्सेप्ट लाइक रिकर्जन डीपी अगर कवर कर लिया तो फोर्थ वाला भी इट माइट बी आप ट्राई कर सकते हो फोर्थ वाला प्रॉब्लम. ठीक है, बट या आई वुड नॉट एक्सपेक्ट कि फोर्थ वाला लोग कर पाए होंगे. ठीक है, कर लिया है तो इसका मतलब है कि यू नो द किस डोमेन का ये प्रॉब्लम है डीपी में ही. द फोर्थ प्रॉब्लम एक्चुअली फ्रॉम डीपी अगेन. डीपी आजकल काफी पूछ रहे हैं, बट या अगेन डीपी में कौन सा स्पेसिफिक एक डोमेन है जिसमें जिसमें से ये प्रॉब्लम उठ के आ रहा है. विल डिस्कस ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, हर एक का सोल्यूशन एंड द टाइम कंस्ट्रेंट एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सोल्यूशन दैट आई विल प्रोवाइड. सब कुछ डिस्कस करेंगे. सो या ओवरऑल आई वुड से कि ये कॉन्टेस्ट आपको पक्का ट्राई आउट करना चाहिए. अगर नहीं दिया है तो प्लीज जाके देखे आओ, वर्चुअली देखे आओ. ठीक है, एक्चुअली फील गुड कि ये कॉन्टेस्ट धीमे धीमे इंक्रीज करेगा ना, तो आपको अच्छा लगेगा अटेम्प्ट करते वक्त, राइट. जब अचानक से ऐसे होता है कि दो प्रॉब्लम बाद तीसरा प्रॉब्लम बहुत हार्ड आ जाता है, तो इट विल नॉट मेक सेंस. अच्छा, जब रैंक्स डिसाइड होती हैं लीड कोड कॉन्टेस्ट में या फिर किसी भी कॉन्टेस्ट में, जनरल मैं किसी भी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट की बात करूं, तो जब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास चार सवाल आए हैं जिसमें मान लो तीन बहुत इजी हैं, एक बहुत ज्यादा हार्ड हो गया, तो उसमें क्या होता है कि हर एक बंदा तीन प्रॉब्लम कर ले जाता है. एवरी पर्सन इज एबल टू डू द फर्स्ट थ्री प्रॉब्लम्स और चौथा फिर कोई नहीं कर पाता है. उसकी वजह से क्या होता है कि द पीपल हु आर इन द मिड वे, देखो जिनसे नहीं बनता है, जो जस्ट स्टार्टिंग लेवल पे है, उनके लिए कोई इशू नहीं है. जो बहुत प्रो है उनके लिए भी कोई इशू नहीं है कि वो चारों कर लेंगे. ठीक है, प्रॉब्लम उनके लिए होती है जो कि मिड वे है, विच हैव बेसिकली कवर्ड द मिड जर्नी, जो भी प्रो नहीं हो पाए हैं या फिर बहुत टाइम नहीं हो गया उनको करते करते कि कॉन्सेप्ट हिट कर जाए. वो क्या होते हैं, दे अगेन गेट स्टक विद इन दैट पीपल हु हैव जस्ट स्टार्टेड. तो उसकी वजह से उनका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो निखर के नहीं आता है. दैट इज वाई आई ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन बैलेंस कॉन्टेस्ट, जहां पर डिफिकल्टी धीमे धीमे बढ़ती है. जब धीमे धीमे बढ़ती है तो क्या होता है कि पीपल आर एबल टू डू, जो जब जिन्होंने जस्ट स्टार्ट किया है, दैट आर एबल टू डू फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स और ओनली वन प्रॉब्लम. द पीपल हु आर इन द मिड वे आर जनरली एबल टू कंप्लीट टू और थ्री प्रॉब्लम्स, और जो प्रो होते हैं फोर प्रॉब्लम्स. तो इसमें क्या होता है, फाइन डिवीजन बन जाता है रैंक्स में एंड फॉर योर परफॉर्मेंस. तो दैट इज एक्चुअली वेरी गुड मार्क कि कौन कहाँ पर स्टैंड करता है. दैट इज वाई ऑलवेज फोकस ऑन बैलेंस कॉन्टेस्ट. सो अगर आपने नहीं दिया है, गो एंड डेफिनेटली ट्राई आउट इन द वर्चुअल मोड, इसे करो. ठीक है, एंड लेट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स डायरेक्टली जंप टू आवर डिस्कशन. ओके, सो लेट्स ओपन द फर्स्ट प्रॉब्लम. सो या आई थिंक सबको दिख रहा होगा, लेट मी जस्ट जूम इन. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लार्जेस्ट इवन नंबर. इजी प्रॉब्लम है और एक्चुअली इजी है भी. यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एस कंसिस्टिंग ओनली ऑफ द कैरेक्टर्स 1 एंड 2. ठीक है, यू मे डिलीट एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम एस विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द रिमेनिंग कैरेक्टर्स. ठीक है, तुम एस जो दिया हुआ है उसमें 1 और 2 ही होगा कैरेक्टर के फॉर्म में. एंड यू कैन डिलीट एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बट यू कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ रिमेनिंग कैरेक्टर्स. ठीक है, मतलब तुमने अगर बीच से कुछ डिलीट किया तो जो लेफ्ट और राइट पार्ट है वो एक्जैक्टली ऐसे आ जाएगा, ये नहीं आगे पीछे कर दिया. Return the largest possible resultant string that represents an even integer. If there is no such string, return the empty string.
सिंपल सी बात है, क्या कहा गया है कि यू हैव टू रिटर्न द लार्जेस्ट स्ट्रिंग पॉसिबल, जो कि हम बना सकते हैं, ठीक है। जो कि इवन है। सिंपल सी बात है, इवन स्ट्रिंग बोली है तो एंड में टू ही हो सकता है, वन तो हो नहीं सकता है, ठीक है। और हमें क्या कहा गया है कि लार्जेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट। यहाँ पर लार्जेस्ट पॉसिबल का मतलब क्या है? इट्स नॉट लेक्सिकोग्राफिकली, इट्स बेसिकली व्हाट इट इज इन टर्म्स ऑफ कि नंबर की वैल्यू कितनी ज्यादा बड़ी आएगी, राइट। इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर, इट इज इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, कि भाई डायरेक्टली वैल्यू देख लो कि कितना बड़ा नंबर बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्ट कॉमन सेंस क्या कहता है, अगर मैं टेस्ट केस ना भी खोलूं तब भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। डायरेक्ट दिमाग क्या लगना चाहिए कि पीछे जो एंड वाला पार्ट है, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग है, उसके एंड से कैरेक्टर्स हमको डिलीट करने चाहिए वन बाय वन, अंटिल हमें एक टू ना मिल जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर जो भी तुम्हें स्ट्रिंग एस दी हुई है, उसके एंड में जितने भी वन है उनको हटा दो, जब तक टू ना आ जाए। अब क्या होगा, या तो कंप्लीट स्ट्रिंग में वन 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 भरा होगा तो एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाएगी, या तो जहां पर भी टू होगा वहां पर तुम स्टॉप कर जाओ। जहां पर भी तुम्हारे एंड एंड पोजीशन पे टू होगा, वहां पर जो बचा हुआ एलिमेंट आगे तक होगा वो पूरा इवन बन जाएगा, ठीक है। तो दैट इज द आइडिया ऑफ दिस प्रॉब्लम। कुछ नहीं करना है, एंड से बस वन डिलीट करते रहो जब तक टू ना मिल जाए, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, जो था वैसा का वैसा आ गया। इन सेकंड टेस्ट केस 221 था, तो वन हटा दिया, क्योंकि हमें इवन नंबर चाहिए, तो 22 बन गया, ठीक है। उसके बाद वन के केस में सिंपल सी बात है, कोई इवन नंबर बन नहीं सकता, क्योंकि सारे वन ही है, एक ही वन है। एंड द साइज ऑफ स्ट्रिंग इज 100, कोई दिक्कत नहीं, छोटा स्ट्रिंग है। सो देखो, मैंने तो बहुत सिंपल तरीके से किया है, आई जस्ट डिड अ डिलीशन, कि मैंने जो भी मुझे ओरिजिनल स्ट्रिंग एस दी हुई थी, आई जस्ट स्टार्टेड डिलीटिंग द लास्ट कैरेक्टर्स, ठीक है, जब तक जो आखिरी के एंड में कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग के वो वन है। जैसे ही मुझे कोई टू मिलता है, आई डायरेक्टली स्टॉप, या तो मेरी एस खाली हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी, सारे वन होंगे तो, या फिर कोई इसको टू मिल जाएगा तो स्टॉप कर जाएगा। उसके बाद जितनी भी बची हुई स्ट्रिंग होगी मैं उसे रिटर्न करा देता हूँ, सिंपल आंसर। और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर एन है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर वन है, क्योंकि कहीं भी एक्स्ट्रा वेरिएबल कुछ भी यूज नहीं किया है, डायरेक्टली जो स्ट्रिंग दी हुई थी उसी पे काम कर लिया, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं क्रिएट किया। सो या द फर्स्ट प्रॉब्लम जैसे कि इजी था, तो सच में ही इजी था, एकदम प्योरली इजी था। ग्रेट। सो नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, वर्ड स्क्वायर्स टू। ओके। अब ये क्वेश्चन भी क्या है, बस जिससे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे, मतलब इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ जाएगा। लेट्स रीड द प्रॉब्लम। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग एरे वर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ डिस्टिंक्ट फोर लेटर स्ट्रिंग। सो इतना पता है कि हमारे पास एक वर्ड्स एरे है जिसमें डिस्टिंक्ट है, यानी कि यूनिक फोर लेटर वाले स्ट्रिंग्स हैं। हर एक स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो फोर है, ईच कंटेनिंग लोअर केस इंग्लिश लेटर्स, ठीक है। अ वर्ड स्क्वायर कंसिस्ट ऑफ फोर डिस्टिंक्ट वर्ड्स। एक वर्ड का स्क्वायर अगर तुम बनाते हो तो उसमें चार डिस्टिंक्ट वर्ड आते हैं, वो क्या होते हैं? टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम। टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम। टॉप फॉर्म्स द टॉप रो, बॉटम फॉर्म्स द बॉटम रो, लेफ्ट फॉर्म्स द लेफ्ट कॉलम, टॉप टू बॉटम, एंड राइट फॉर्म्स द राइट कॉलम, ठीक है। अब इसको जरा मैं एक बार तुम्हें समझा देता हूँ उसका कहने का क्या मतलब है, बट उसके पहले एक बार सेटिस्फैक्शन वाली जो कंडीशन है वो भी देख लेते हैं। इट मस्ट सेटिस्फाई टॉप ऑफ जीरो शुड बी इक्वल टू लेफ्ट ऑफ जीरो, टॉप ऑफ थ्री शुड बी इक्वल टू राइट ऑफ जीरो, बॉटम ऑफ जीरो शुड बी इक्वल टू लेफ्ट ऑफ थ्री, एंड बॉटम ऑफ थ्री शुड बी इक्वल टू लेफ्ट ऑफ थ्री, ठीक है। इसका कहने का क्या मतलब है? देखो, है समझो, आई होप सबको दिख रहा होगा। लेट्स राइट दिस प्रॉब्लम, क्वेश्चन टू। सो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, वर्ड स्क्वायर क्या होता है? वी हैव लाइक दिस, देन वी हैव लाइक दिस, देन वी हैव समथिंग लाइक दिस, और ये हमारा वो हो गया। ये होता है तुम्हारा वर्ड स्क्वायर। ये हमारा होता है क्या? वर्ड स्क्वायर। इसमें जो ये ऊपर वाली स्ट्रिंग है ये टॉप कहलाती है, ठीक है। ये वाली स्ट्रिंग जो है वो लेफ्ट कहलाती है, ये वाली स्ट्रिंग राइट कहलाती है, और ये वाली स्ट्रिंग जो है वो बॉटम कहलाती है, ठीक है। अब खुद सोचो, हमें क्या बोला गया है कि जो हमें स्क्वायर बनाना है, जो भी हमें बेसिकली वर्ड स्क्वायर बनाना है, उसमें क्या क्या कॉमन होना चाहिए? सिंपल सी बात है, स्क्वायर बनाना है तो तुम्हें ओवरलैप करना होगा। तो ओवरलैप क्या होगा? ये देखो, जीरो कैरेक्टर है और सिंपल सी बात है थर्ड कैरेक्टर होगा, कि हमें तो पता है ना कि हर एक जो स्ट्रिंग है बेसिकली वो चार लेंथ की है, तो तीन तक इंडेक्स होंगे, 0 1 2 3, ठीक है। तो अब खुद तुम खुद देखो इसे, लेफ्ट ऑफ जीरो शुड बी इक्वल टू टॉप ऑफ जीरो, क्योंकि ये मैच करना चाहिए, दैट इज वाई लेफ्ट ऑफ जीरो शुड बी इक्वल टू टॉप ऑफ जीरो। उसके बाद तुम्हारा क्या क्या कहते हैं तुम्हारा, लेफ्ट ऑफ थ्री शुड बी इक्वल टू, नॉट लेफ्ट ऑफ थ्री, यहाँ पर बेसिकली ये टॉप ऑफ थ्री शुड बी इक्वल टू राइट ऑफ जीरो, ठीक है। टॉप ऑफ थ्री शुड बी इक्वल टू राइट ऑफ जीरो, वो ये वाली कंडीशन हो गई। उसके बाद ये क्या है? ये है लेफ्ट ऑफ थ्री शुड बी इक्वल टू बॉटम ऑफ जीरो, ठीक है। लेफ्ट ऑफ थ्री लेफ्ट ऑफ थ्री शुड बी इक्वल टू बॉटम ऑफ जीरो, यानी कि इधर से जो स्ट्रिंग आती है उसका जो लास्ट कैरेक्टर है वो बॉटम की फर्स्ट कैरेक्टर से मैच करता है, राइट। एंड देन दिस कंडीशन कम, इसका मतलब क्या है? बॉटम ऑफ थ्री शुड बी इक्वल टू राइट ऑफ थ्री, ठीक है। बॉटम ऑफ थ्री इक्वल टू राइट ऑफ थ्री। तो बेसिकली कुछ नहीं करना है, लेफ्ट और टॉप को उठाया, उनका पहला कैरेक्टर मैच कराओगे, ठीक है, जीरो और जीरो कैरेक्टर, ठीक है, वो इक्वल है कि नहीं। फिर राइट पे क्या देखोगे? टॉप का जो आखिरी कैरेक्टर है वो राइट का पहला कैरेक्टर बनना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर इस साइड में क्या हो रहा है, जो बॉटम का फर्स्ट कैरेक्टर है वो लेफ्ट का लास्ट कैरेक्टर होना चाहिए, और यहाँ पर बॉटम का लास्ट कैरेक्टर और राइट का लास्ट कैरेक्टर वो भी सेम होना चाहिए, तब जाके एक प्रॉपर स्क्वायर बनेगा। तो तुम्हें बेसिकली यही करना है। अब जरा जरा एक बार कंस्ट्रेंट देख लो कितना है। कंस्ट्रेंट तो बहुत ही छोटा है, ठीक है। वी कैन सी, कंस्ट्रेंट पे आते हैं तो सिंपल सी बात है, हम आपको सिर्फ 15 वर्ड दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ 15 वर्ड्स हैं,
ठीक है, हर एक की लेंथ 4 है, कोई मतलब नहीं है, सब लोअर केस इंग्लिश लेटर्स है और सारे के सारे वर्ड्स डिस्टिंक्ट है। अब तुम ध्यान से देखो, अगर मैं हमें बेसिकली क्या बनाना है, हमें सारे जो नो टपल्स बन सकते हैं, फिर क्वाड्रुप्लेट्स कह लो, रिटर्न ऑल वैलिड वर्ड डिस्टिंक्ट वर्ड स्क्वायर्स सॉर्टेड इन असेंडिंग लेक्सिकोग्राफिक ऑर्डर बाय 4 टपल। और ऑर्डर क्या होना चाहिए, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। तो हमें क्या करना है, हमें जितने भी डिस्टिंक्ट वर्ड स्क्वायर्स बन सकते हैं यूजिंग दीज वर्ड्स, उनको लेक्सिकोग्राफिकली ऑर्डर में रिटर्न करना है। और हर एक जो टपल होगा, बेसिकली हर एक वर्ड स्क्वायर होगा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, टॉप टॉप वर्ड, लेफ्ट वर्ड, राइट वर्ड एंड बॉटम वर्ड, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो एक टेस्ट केस ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बस पहला वाला, एबल एरिया इको ऑल्सो। इसको ले लें तो खुद देख सकते हैं, ये पहला एक पॉसिबल तुम्हारा वर्ड स्क्वायर है। अगर ये टॉप वर्ड होना चाहिए, ये लेफ्ट वर्ड है, ठीक है, उसके बाद ये राइट वर्ड है और ये बॉटम वर्ड है। मैं सिर्फ पहले वाले के लिए मैचिंग करवा देता हूँ। देखो क्या है, टॉप ऑफ जीरो और लेफ्ट ऑफ जीरो इक्वल है, हाँ है, ठीक है। टॉप ऑफ थ्री इक्वल टू राइट ऑफ थ्री, राइट वाला ये है, हाँ राइट ऑफ जीरो, टॉप ऑफ थ्री इक्वल टू राइट ऑफ जीरो, क्या ये सही है, हाँ सही है। उसके बाद क्या है, बॉटम ऑफ जीरो, उसके बाद क्या है, बॉटम ऑफ जीरो इक्वल टू लेफ्ट ऑफ थ्री। अब बॉटम कौन सा था, बॉटम था अपना ये, बॉटम ऑफ जीरो ये है, एंड लेफ्ट ऑफ थ्री क्या है, लेफ्ट ऑफ थ्री ये है, हाँ ये मैच कर रहा है। देन वी कम टू बॉटम ऑफ थ्री इक्वल टू राइट ऑफ थ्री। बॉटम ऑफ थ्री क्या है, ओ है, एंड राइट ऑफ थ्री क्या है, ओ है, ये भी मैच कर गया। इसका मतलब सारे कंडीशन फुलफिल हो गए, तो एक वैलिड वर्ड स्क्वायर बन गया। और तुम्हें पता है कि लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर क्या होता है। तो सबसे पहले क्या क्या है इसका जो अगर तुम सिंपल सी बात है, अगर तुम सारे क्वाड्रपल्स बना लो, सारे टपल्स बना लो, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी, 15 वर्ड है, तो 4 लूप चला लो, 4 नेस्टेड लूप्स, 15 इंटू 15 इंटू 15, ठीक है, फिर 15 की पावर 4, ठीक है, 15 की पावर 4 इज नॉट अ वेरी बिग नंबर, इट इज अराउंड व्हाट, इट इज अराउंड 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15, सो यू कैन सी जस्ट 50,625। तो बहुत ही छोटा नंबर है, ठीक है, 4 नेस्टेड लूप लगा लो और कुछ नहीं करना है। और क्योंकि हमको ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में सारे के सारे चाहिए, तो क्या करो, पहले से ही सारे अपने वर्ड्स को सॉर्ट कर लो। तो मैंने क्या किया है, आई फर्स्ट सॉर्टेड ऑल द वर्ड्स जो कि मेरे पास थे। अब कुछ नहीं किया है, 4 लूप, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, फुल स्क्रीन के बावजूद इतना ही दिख रहा है, तो लेट मी जस्ट, हाँ ऐसे आई थिंक थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिख रहा होगा। सो कुछ नहीं, देखो 4 लूप एक के अंदर एक लगाए, पहले वर्ड्स को सॉर्ट कर दिया है, देन 4 लूप्स वन बाय वन। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि चारों वर्ड्स अलग अलग होने चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि आयथ वर्ड के साथ चिपका दिया, वो नहीं पॉसिबल, वो नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा। सो यू चेक कि आई नॉट इक्वल टू जे, ऐसे करके तुम सबके साथ चेक करते जाओगे कि वी आर चूजिंग 4 डिस्टिंक्ट वर्ड्स, 4 डिफरेंट वर्ड्स। और उसके बाद तुम बस कुछ नहीं, बॉटम की कंडीशन लिख दो, और जो तुम्हारा बेसिकली ऑल द 4 मैचिंग क्राइटेरिया और या फिर जो कंडीशंस दी हुई हैं उनको बस लिख दो, कि टॉप का जीरो जो हो वो तुम्हारे लेफ्ट के जीरो के इक्वल हो। एंड इन दिस वे यू कैन, तुम्हारी मर्जी है तुम किस लूप में किस टपल को असाइन कर रहे हो। व्हाट आई हैव डन इज बेसिकली आई हैव फॉलोड द सेम लैडर, टॉप लेफ्ट राइट एंड बॉटम। तो पहला जो लूप मेरा आई के लिए चलता है, दैट इंडिकेट्स टॉप वर्ड, देन जे वाला लूप इंडिकेट्स लेफ्ट वर्ड, देन के वाला लूप इंडिकेट्स राइट वर्ड, एंड द फाइनल लूप एल इंडिकेट्स द बॉटम वर्ड। तो मैंने ऐसे ही सारे टपल्स क्रिएट किए हैं, एंड फाइनली इफ द कंडीशन इज फुलफिल्ड, उसको बस पुश बैक कर दो और फाइनली रिटर्न कर दो, एंड दैट्स ऑल, इतना ही करना है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यू कैन से एन की पावर 4, ठीक है, एन लॉग एन तो सॉर्टिंग में जाता है, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि सिंपल सी बात है, एन की पावर 4 इज अ हायर टर्म, एन यहाँ पर 15 मैक्स है, तो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच इज एन की पावर 4। एंड तुम्हारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अगर तुम आंसर जो एरे जो है उसका साइज इंक्लूड करोगे, देन इट कैन इन द वर्स्ट केस, इन द वर्स्ट केस की सारे के सारे जितने भी क्वाड्रपल्स बन सकते हैं सबके सब एक वैलिड डिस्टिंक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, तो एन की पावर 4 हो जाएगा। बट आंसर की जनरली हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इंक्लूड नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं होती, बिकॉज दैट इज अ नेसेसरी इविल। आंसर तुम्हें रिटर्न करना है ना, सिंपल सी बात है, अब तुम्हें अगर कहा गया है कि आंसर में वेक्टर रिटर्न करना है तुम्हें, तो दैट बिकम्स अ नेसेसरी इविल, कि तुम्हें भाई आंसर स्टोर करने के लिए तो तुम्हें वेक्टर चाहिए ही चाहिए। तो उसकी मेमोरी जो नीडेड होगी वो तो भाई लगनी ही लगनी है, यू कांट डू एनीथिंग। जो बीच में एल्गोरिदम में कोई तुमने अगर स्पेस एक्स्ट्रा यूज करी है उसको इंक्लूड करना चाहिए जनरली, ठीक है, दैट इज एक्चुअली दैट मेन थिंग, कि तुम जो कोड लिख रहे हो, जो तुम मेन एल्गोरिदम लिख रहे हो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्या तुमने उस एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करते वक्त कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज करी है, दैट शुड कम अंडर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। बट बहुत लोग क्या करते हैं, जो स्पेस जो फाइनल आंसर होता है वेरिएबल होता है, उसकी भी स्पेस को ऐड कर देते हैं टोटल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है। बट टू बी ऑनेस्ट, अब सिंपल सी बात है, अगर क्वेश्चन का डिमांड है कि तुम्हें वेक्टर रिटर्न करना है, तो भाई सिंपल सी बात है, स्टोर करने के लिए वेक्टर तो तुम्हें चाहिए ही होगा, उसका स्पेस तुम्हें इंक्लूड क्यों करना है फाइनल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। बट ठीक है, जैसे जिसकी इच्छा, जो भी है, यू कैन एक्चुअली टेल व्हेन यू आर गिविंग एन इंटरव्यू। तो एंड लेट्स से इफ यू एनकाउंटर अ टाइम जहां पर ऐसा कुछ केस आता है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्चुअली स्पेसिफाई दैट इफ यू इंक्लूड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेरिएबल जो कि हमको रिटर्न करना है, द रिटर्न वैल्यू, ठीक है, तो इतना है। अगर हम सिर्फ एल्गोरिथम पे फोकस करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतना आता है। सो इन दिस प्रॉब्लम आई वुड से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन की बार 4 है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विदाउट इंक्लूडिंग द आंसर वेरिएबल का साइज, इट्स ऑर्डर 1, क्योंकि एल्गोरिथम में तो कहीं एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं हुआ है, एंड वाइल इंक्लूडिंग द रिटर्न वेरिएबल साइज, वो भी एन की बार 4 इन द वर्स्ट केस हो सकता है। सो या वी हैव कवर्ड द फर्स्ट 2 प्रॉब्लम्स नाउ, इसको छोटा करते हैं,
एंड नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड प्रॉब्लम। जैसा कि मैं कहता हूँ कि पहले दो क्वेश्चन जनरली इजी रहते हैं, एंड या ये ठीक था, इट वाज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, बट या थोड़ा लेवल इजी से ये मीडियम पे गया। दिस वाज एन इजी मीडियम प्रॉब्लम, इट वाज नॉट अ इजी प्रॉब्लम, इट वाज एन इजी मीडियम प्रॉब्लम। ठीक है, अब आते हैं अपने थर्ड प्रॉब्लम पे। जरा जस्ट, हाँ, थर्ड प्रॉब्लम क्या कहता है, मिनिमम कॉस्ट टू मेक बाइनरीज टू बाइनरी स्ट्रिंग्स इक्वल। पढ़ते हैं बच्चे से। यू आर गिवन टू बाइनरी स्ट्रिंग्स एस एंड टी, बोथ ऑफ लेंथ n एंड थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स, फ्लिप कॉस्ट, स्वैप कॉस्ट एंड क्रॉस कॉस्ट। ठीक है, एस टी दो स्ट्रिंग दिए हुए हैं, दोनों का साइज n है, और हमको तीन पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं, क्या, फ्लिप कॉस्ट, स्वैप कॉस्ट और क्रॉस कॉस्ट। ठीक है, अब ऑपरेशंस को पढ़ते हैं। यू आर अलाउड टू अप्लाई द फॉलोइंग ऑपरेशंस एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन एनी ऑर्डर टू द स्ट्रिंग्स एस एंड टी। तुम दोनों एस एंड टी पे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हो, और ऑपरेशंस क्या क्या है, चूज एनी इंडेक्स आई एंड फ्लिप एस ऑफ आई और टी ऑफ आई। ठीक है, चेंज जीरो टू वन, फ्लिप तो आप समझ गए होंगे, फ्लिपिंग बेसिकली मीन्स कि जीरो को वन में कर दिया, वन को जीरो में कर दिया, राइट। तो द कॉस्ट ऑफ दिस ऑपरेशन इज फ्लिप कॉस्ट। तो फ्लिप कॉस्ट अमाउंट ऑफ कॉस्ट लगा के आप एक ऑपरेशन लगाओगे फ्लिप टाइप का, कि एस ऑफ आई चूज कर लिया, कोई इंडेक्स आई चूज कर लिया, अब या तो आप एस ऑफ आई को फ्लिप कर दो या तो टी ऑफ आई को फ्लिप कर दो। ठीक है, ये आपका पहला ऑपरेशन हो गया, इसका कॉस्ट कितना है, फ्लिप कॉस्ट है एक सच ऑपरेशन का। फिर आता है चूज टू डिस्टिंक्ट इंडेक्सेस आई कॉमा जे, सिंपल सी बात है, तुम स्वैप करने वाले हो, एंड स्वैप आइदर एस ऑफ आई विद एस ऑफ जे और टी ऑफ आई विद टी ऑफ जे। तो क्या करोगे, तुमने कोई भी एक स्ट्रिंग पकड़ ली एस या टी में से, ठीक, कोई भी एक स्ट्रिंग पकड़ लो, उसमें दो इंडेक्स पकड़ लो, दो डिस्टिंक्ट इंडेक्सेस आई जे, और दोनों को स्वैप करा दो आपस में, दोनों में जो भी वैल्यू है वो आपस में स्वैप करा दो। इस ऑपरेशन का कॉस्ट कितना लगता है, स्वैप कॉस्ट। ठीक है, देन द थर्ड ऑपरेशन इज चूज एन इंडेक्स आई एंड स्वैप एस ऑफ आई विद टी ऑफ आई। द कॉस्ट ऑफ दिस ऑपरेशन इज क्रॉस कॉस्ट। अब देखो जो तीसरा ऑपरेशन है, दैट गिव्स अस द स्ट्रैटेजी और एन ऑप्शन टू स्वैप बिटवीन द स्ट्रिंग्स। अभी जो सेकंड ऑपरेशन था उसमें क्या करते थे, एक कोई स्ट्रिंग चूज करके उसके विद इन हम स्वैपिंग कर रहे थे। ठीक है, तो थर्ड ऑपरेशन वो क्या कहता है कि कोई भी एक इंडेक्स चूज कर लो आई, उसके बाद एस ऑफ आई और टी ऑफ आई को आपस में स्वैप कर दो। ठीक है, तुमने कोई इंडेक्स चूज किया आई, और दोनों स्ट्रिंग पकड़ो एस और टी, और ith पोजीशन पे जो भी कैरेक्टर है एस और टी में, उनको आपस में स्वैप कर दो। दिस इज कॉल्ड क्रॉस कॉस्ट। इसमें इसमें तुम्हारा क्या, क्रॉस स्वैप है ना, कि दो अलग अलग स्ट्रिंग थी, उनमें तुमने क्रॉस स्वैपिंग कराई है। दैट इज वाई इसका कॉस्ट क्या है, क्रॉस कॉस्ट है। ठीक है, एक सच ऑपरेशन का। ग्रेट, नाउ रिटर्न एन इंटीजर डिनोटिंग द मिनिमम टोटल कॉस्ट नीडेड टू मेक स्ट्रिंग्स एस एंड टी इक्वल। हमें बताना है कि मिनिमम टोटल कितना कॉस्ट पड़ेगा एस और टी को इक्वल बनाने में। ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब जरा पहला टेस्ट केस देख लेते हैं। क्या है पहला टेस्ट केस, जीरो वन और पांच, तीन बार जीरो, एंड वन जीरो ट्रिपल वन। फ्लिप कॉस्ट 10 है, स्वैप कॉस्ट 2 है, क्रॉस कॉस्ट भी 2 है। ओके, ओके। अब सबसे पहले देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब सबसे पहले ये बताओ, थोड़ा एक मतलब बेसिक इंट्यूशन भी आया होगा, हमें जब एस और टी को इक्वल बनाना है तो हमें किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। अब जो कैरेक्टर्स एस और टी में ऑलरेडी इक्वल हैं, जिन जिन पोजीशंस पे ऑलरेडी इक्वल कैरेक्टर्स हैं, उन उनको छूने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं, उन पे कोई ऑपरेशन लगाने का सेंस है ही नहीं, वो ऑलरेडी अपना बढ़िया फर्स्ट एकदम मस्त फिक्स्ड है, उनको छूने की जरूरत नहीं है। व्हाट शुड बी आवर स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जो भी कैरेक्टर्स ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि अनइक्वल है, एस और टी में जो भी कैरेक्टर्स अनइक्वल हैं, उन पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, उन पे फोकस करना चाहिए। वो कैसे करेंगे अभी हम आगे लॉजिक डिस्कशन में देखेंगे, अभी के लिए जस्ट पहले एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं टेस्ट केस का, कि व्हाट शुड बी द बेस्ट कॉस्ट। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि एस जीरो और एस वन को आपस में स्वैप करा दो, तो ये तुम्हारा क्या, वन जीरो वन और चार बार जीरो ऐसे बन जाएगा, करेक्ट। इसमें दो कॉस्ट चला गया। उसके बाद क्रॉस स्वैप करो एस ऑफ टू और टी ऑफ टू को। ठीक है, तुमने एस ऑफ टू यानी कि तुम्हारा ये वाला और ये वाला करेक्टर आपस में स्वैप किया, तो यहाँ पर वन जीरो वन डबल जीरो आ जाएगा, और ये वन जीरो जीरो वन वन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, एस ऑफ टू और एस ऑफ थ्री को कॉस्ट करा दो, स्वैप करा दो, तो क्या बन गया, ये वन जीरो जीरो वन वन, ये वन डबल जीरो वन जीरो आ गया, और ये वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, टू प्लस टू लग चुका है। अब फाइनली देखो हमारा कितना रह गया है, ये देखो नियरली इक्वल बन चुके हैं। सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक फ्लिप कॉस्ट लगा दे हम, तो हमारे दोनों करेक्टर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे। तो कुछ नहीं किया, यहाँ पर एक फ्लिप कॉस्ट लगाया 10, और टू प्लस टू हमारे दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हो गए, टू एंड टोटल कॉस्ट ऑपरेशन कितना हुआ, 16 हुआ। अब आप कोई भी और स्ट्रेटेजी जो पॉसिबल है इन दोनों स्ट्रिंग्स को इक्वल बनाने के लिए, आप ट्राई कर सकते हो। किसी का भी आंसर 16 से कम नहीं हो सकता। 16 इज बेसिकली द मिनिमम कॉस्ट जो हमें लगेगी। बाकी कोई भी अगर आप स्ट्रेटेजी अपनाओगे, तो यू विल गेट कॉस्ट विच इज इक्वल और हायर देन 16। ठीक है, so in this way basically we will keep on applying operations and finally find the minimum cost. अब constraint पढ़ लेते हैं। The size of string, both string is equal to n, n can go up to the power of 5, and then flip cost, swap cost, cross cost जो है वो 1 से लेकर 10 की पावर 9 तक जाता है ना, ठीक है, और 9 तक जाता है। और एस और टी बाइनरी स्ट्रिंग्स है, तो 0 1 से बने होंगे। अब बहुत लोगों ने जब ये प्रॉब्लम पढ़ा होगा, तो उनके डायरेक्टली दिमाग में पता है क्या हिट किया होगा, कि भाई ये तो कुछ कुछ एडिट डिस्टेंस जैसा लग रहा है। एडिट डिस्टेंस एक बहुत ही फेमस डीपी का प्रॉब्लम है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसमें बेसिकली दो स्ट्रिंग्स दी हुई है, और आपके कुछ इसी टाइप के ऑपरेशन होते हैं, इंसर्शन, डिलीशन या फिर रिप्लेस, ये तीन ऑपरेशन होते हैं।
और उन तीनों के कॉस्ट भी दिए जा सकते हैं, ठीक है। एंड वी वुड ट्राई टू मेक बोथ स्ट्रिंग्स इक्वल। हमें बताना होता है कि मिनिमम ऑपरेशन कितना लगेगा, मिनिमम कॉस्ट कितना लगेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कुछ कुछ एडिट डिस्टेंस जैसे देख के लग रहा होगा लोगों को, लोगों ने तुरंत कहा होगा भाई ये तो डीपी है यार, ये तो एडिट डिस्टेंस है, इसको कैसे किया जाए, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पर यही आता है कि भाई ये एडिट डिस्टेंस जैसा लग रहा है, पर इसमें एडिट डिस्टेंस वाली चीज लगेगी नहीं। एडिट डिस्टेंस तब तुम लगा सकते हो जब स्ट्रिंग का साइज जो होता है वो 100 या 10 की पावर 3 होता है, 1000 होता है, ठीक है। तब आराम से लगता है, तब समझ में आता है लगाने का। दोनों स्ट्रिंग का साइज 1000 या 100 के बराबर होता है। यहाँ पर हर एक स्ट्रिंग का साइज 10 की पावर 5 है। यहाँ पर 2D एरे 10 की पावर 5 क्रॉस 10 की पावर 5 का बन ही नहीं सकता। यहाँ पर तुम्हें ऐसे दिक्कत हो जाएगी तुरंत। तो ये एडिट डिस्टेंस जैसा दिखने वाला प्रॉब्लम है, वो लॉजिक लग सकता है इसमें अगर साइज ऑफ स्ट्रिंग छोटा होता। बट जो क्वेश्चन हमें और जिस टाइप का क्वेश्चन हमें दिया गया है कि हमारे पास बाइनरी स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, उसके वजह से इस प्रॉब्लम का जो लॉजिक है वो और ग्रीडी हो जाता है। डीपी में हम क्या करते हैं, सारे पॉसिबल आंसर्स फाइंड करते हैं और जो बेस्ट होता है उसको उठाते हैं। ये क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रेंट कि तुम्हारा बाइनरी स्ट्रिंग है 0 1 वाला, उसके वजह से में ये डायरेक्टली ग्रीडी पे आ जाता है कि वी कैन एक्चुअली फाइंड कि बेस्ट व्हाट इज द बेस्ट वे पॉसिबल टू फाइंड द कॉस्ट। उसमें हमें डीपी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो दैट इज व्हाई दिस प्रॉब्लम मे सीम टू बी ऑफ डीपी। डीपी भी ग्रीडी होती है एक तरीके से, बट स्टिल जो हमारा ग्रेडी अप्रोच होगा वो डायरेक्टली मेन चीज पे फोकस करेगा, डायरेक्टली जो मेन रूट ऑफ द प्रॉब्लम है उस पे फोकस करके विदाउट हैविंग टू सॉल्व ऑल द सब प्रॉब्लम्स, ये डायरेक्टली आंसर निकाल सकता है बिकॉज ऑफ द द कंस्ट्रेंट की दोनों स्ट्रिंग बाइनरी के फॉर्म में है। अभी देखना है बाइनरी के फॉर्म, बाइनरी स्ट्रिंग्स होने की वजह से हमें क्या फायदा होता है कि हमें क्यों एडिट डिस्टेंस वाली तरीका नहीं लगाना पड़ेगा, और क्यों हमें यहाँ पर n इंटू एन का डीपी बनाने की जरूरत नहीं है, जो कि चलेगा भी नहीं, ठीक है। लेट्स ट्राई टू गो टू दैट पार्ट। अच्छा, अब ये बताओ, लेट्स राइट द प्रॉब्लम फर्स्ट। लेट्स से इट्स क्वेश्चन 3। अच्छा, अब ये बताओ, जब हमारे पास एस और टी दिया हुआ है, एस और टी दो स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं, ठीक है। नाउ एट ith पोजीशन मान लो एस ऑफ आई इज इक्वल टू टी ऑफ आई। तो भाई ये तो बढ़िया है, इन्हें तो छूना ही नहीं, ठीक है। रिमेंबर, विच एवर आर करेक्ट उनको छूने की जरूरत ही नहीं है, राइट। देयर ऑफ उनका कोई यूज नहीं है। नो कॉस्ट विल बी इनकर्ड फॉर दीज इंडेक्सेस, राइट। प्रॉब्लम कम्स व्हेन फॉर सम ith इंडेक्स एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू टी ऑफ आई, ठीक है। जब ये केस आता है वो मेन हमारे प्रॉब्लम्स है। अच्छा, अब ये बताओ, अगर एस ऑफ आई और टी ऑफ आई इक्वल नहीं है तो हमारे किस टाइप के कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं, ठीक है। अब ट्राई करते हैं, मैं बताता हूँ कि इसमें फायदा क्या हो रहा है। हमें पता है कि एस और टी जो है वो सिर्फ बाइनरी क्या है, बाइनरी स्ट्रिंग्स है, करेक्ट। तो इनमें जो कैरेक्टर्स होंगे वो या तो जीरो होंगे या तो वन होंगे। अब सिंपल सी बात है, व्हेन एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू टी ऑफ आई, तो कन्फ्लिक्ट्स किस टाइप के हो सकते हैं, सिर्फ दो टाइप के हो सकते हैं। या तो ऐसा होगा कि एस ऑफ आई जीरो है एंड टी ऑफ आई वन है, ठीक है। या फिर हमारा सेकंड टाइप का कन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है, एस ऑफ आई वन है एंड टी ऑफ आई जीरो है, ठीक है। हमारे सिर्फ ये दो टाइप के कन्फ्लिक्ट्स पॉसिबल है, कोई और कन्फ्लिक्ट तो नहीं बन सकता। अगर दोनों जीरो है तो इक्वल हो गए, दोनों वन है तो वन है। तो इसका मतलब अब खुद समझो, हम इन केसेस को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, ये एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल। दीज आर बेसिकली ऑपोजिट, यू कैन से मैटर एंटी मैटर वाला काम हो गया, ठीक है। ये आपस में एक दूसरे को रिजॉल्व कर सकते हैं, बताता हूं कैसे। अब देखो, तुम्हारे पास दो टाइप के कन्फ्लिक्ट हैं, या तो एस ऑफ आई जीरो और टी ऑफ आई वन है, या तो फिर तुम्हारा एस ऑफ आई वन है और टी ऑफ आई जीरो है। तो लेट्स रिप्रेजेंट देम, लेट्स काउंट देम कि कितने हर एक टाइप के दो टाइप हमारे यहाँ पर निकले कन्फ्लिक्ट्स, इनका काउंट कितना है, ठीक है। लेट्स रिप्रेजेंट दिस बाय सी एन टी ऑफ जीरो वन। सी एन टी जीरो वन मीन्स कि एस ऑफ आई जो था वो जीरो था और टी ऑफ आई वन था। दिस इज सी एन टी जीरो वन। एंड लेट्स टेक सी एन टी वन जीरो। दिस मीन्स कि एस ऑफ आई वन था और टी ऑफ आई जीरो था। हमारे पास ये दो टाइप के कन्फ्लिक्ट्स आ गए, सिर्फ यही दो कन्फ्लिक्ट्स होंगे और कोई बन नहीं सकते, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे खुद सोचो। एक हमारे पास पहला तरीका क्या है, पहला तरीका तो ये है कि जितने भी सी एन टी जीरो वन है, जितने भी सी एन टी जीरो वन है, ठीक है, या फिर सी एन टी वन जीरो जो भी है, ठीक है, इनको इनको पकड़ ले, इन पे डायरेक्टली फ्लिप कॉस्ट लगा लो, ठीक है। फ्लिपिंग क्या करता है, फ्लिपिंग सिंपल सी बात है, कैरेक्टर्स को चेंज कर देता है, ठीक है। फ्लिपिंग क्या करता है, कैरेक्टर्स को डायरेक्टली चेंज कर देता है, जितने भी होते हैं वो मतलब अगर तुमने मान लो कोई भी एक पेयर पकड़ा, मतलब तुमने एस ऑफ आई जीरो और टी ऑफ आई वन पकड़ा है कोई भी एक इंडेक्स के लिए, तो तुम्हें क्या करना है, या तो एस ऑफ आई को चेंज कर दो फ्लिप करके, या तो टी ऑफ आई को फ्लिप करके चेंज कर दो। तो इसका मतलब क्या है, पहला तरीका क्या है कि तुम फ्लिप कॉस्ट लगा लो, ठीक है, डायरेक्टली हर एक के लिए, ठीक है। इसके लिए भी लगा लो, इसके लिए भी लगा लो, ठीक है। ये तो एक तरीका हो गया। अब तुम एक और काम कर सकते हो, एक और काम क्या कर सकते हो, तुम ये सोचो, जब एस ऑफ आई, मान लो एस ऑफ आई कोई पोजीशन है जहां पर जीरो था, और टी ऑफ आई, टी ऑफ जे मान लो, टी ऑफ आई मान लो, टी ऑफ आई इज बेसिकली व्हाट, इज वन। और ऐसे मान लो ये हमारा टाइप वन हो गया, ये हमारा टाइप वन है, ठीक है, टाइप वन का कन्फ्लिक्ट। फिर हमारा आता है टाइप टू का कन्फ्लिक्ट। वो क्या है, एस ऑफ जे इज वन एंड टी ऑफ जे
इज 0। अच्छा अब ये बताओ, अगर मैं अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये टाइप वन वाला मान लो इस आई इंडेक्स को पकड़ लूं, और इस पे मैं एक स्वैपिंग ऑपरेशन अप्लाई कर दूं। अगर मैं इसमें एक स्वैपिंग ऑपरेशन अप्लाई कर दूं, ठीक है, स्वैपिंग ऑपरेशन किसके बीच में होगा? बेसिकली आई और जे के बीच में होगा। ठीक है, स्वैप कॉस्ट किस पे लगता है? स्वैप कॉस्ट लगता है सेम टाइप के सेम सेम स्ट्रिंग पे लगता है। ठीक है, तो या तो तुम एस पे अप्लाई करोगे, या तो टी पे अप्लाई करोगे। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि भाई ये दो कन्फ्लिक्ट है, टाइप वन वाले और टाइप टू वाले। ठीक है, टाइप वन जो था, यानी कि 0 1 वाला जो था, वो तुम्हारा मान लो ith इंडेक्स पे था, और टाइप टू टाइप का जो तुम्हारा कन्फ्लिक्ट था, वो jth इंडेक्स पे है। अब ये बताओ, अगर मैं एस वाले स्ट्रिंग को पकड़ लूं और मैं स्वैप करा दूं ith इंडेक्स को और jth इंडेक्स को, अगर मैं ith इंडेक्स और jth इंडेक्स को जैसे ही स्वैप कराऊंगा, तो क्या होगा? स्वैप कराते ही मेरी ये जो वैल्यू होगी ये बन जाएगी 1, और ये वैल्यू बन जाएगी 0। अब ये देखो, एक ही ऑपरेशन में ये वाली कन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व हो गई और ये वाली कन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व हो गई। इसका मतलब एक स्वैपिंग कॉस्ट लगा के मैंने क्या किया, मैंने दो दो क्या कहते हैं, कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर दिए, एक टाइप वन का, टाइप टू का। दैट इज वाई आई वाज सेइंग कि टाइप वन और टाइप टू वाले जो कॉस्ट है ना, जो कन्फ्लिक्ट है, वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, वो एक दूसरे को ही रिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास मान लो टाइप वन का एक कोई था कन्फ्लिक्ट, और टाइप टू का कोई कन्फ्लिक्ट था, तुमने क्या किया, एस इंडेक्स को मैं थोड़ी देर के लिए एस को ही पकड़ लेते हैं। एस के दो कैरेक्टर्स पकड़ लिए, एक एस ऑफ आई जीरो वाला और एक एस ऑफ जे वन वाला। इनको आपस में स्वैप करा दोगे तो ऑटोमेटिकली इसके करस्पॉन्डिंग टी ऑफ आई टी ऑफ जे अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे। इसका मतलब एक तीर से दो निशाने, एक स्वैपिंग कॉस्ट लगाया और तुम्हारा एस ऑफ आई भी, एस ऑफ आई टाइप वन वाला भी कंफ्लिक्ट रिजॉल्व हो गया, टाइप टू भी रिजॉल्व हो गया। ठीक है, इसको इसके लिए कितना ऑपरेशन लगेगा? स्वैप कॉस्ट, ये स्वैपिंग कॉस्ट लगेगा। ठीक है, एक ऑपरेशन में। अब यहां पर ये समझो कि हमने जो हमारा बेस कॉस्ट, अब हम बेसिकली अपने आंसर को बिल्ड करने वाले हैं। तो एक बेस्ड कॉस्ट क्या हो सकता है? सिंपल सी बात है, आई सेड कि एक टाइप वन का जो कंफ्लिक्ट होता है, वो एक टाइप टू के कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकता है। इसका मतलब वी नीड टू फॉर्म पेयर्स ऑफ टाइप वन एंड टाइप टू। सिंपल, अब ऐसे समझो कि अगर मान लो तीन टाइप वन के एरर है और चार टाइप टू के एरर है, तो हम कितने कंफ्लिक्ट सॉल्व करा सकते हैं बाय यूजिंग स्वैपिंग कॉस्ट? कितने करा सकते हैं? वी कैन फॉर्म थ्री पेयर्स, राइट? टाइप वन का हर एक जो टाइप वन है, वो हर एक टाइप टू को रिजॉल्व करा सकता है। सो थ्री टाइप वन with three type 2 will resolve what six overall six conflicts। ठीक है, छह conflict खत्म कर देगा। ठीक है, अगर मान लो मेरे पास तीन टाइप वन के एरर थे और तीन टाइप टू के एरर्स थे। ठीक है, तो क्या हो सकता है, इनका अगर मैं पेयर ले लूं आपस में, इनका अगर मैं आपस में पेयर ले लूं, तो थ्री टाइप वन कॉमा टाइप टू बन सकता है। यहाँ पर फोर लिख लेते हैं, ये फोर है। ठीक है, यहाँ पर तीन टाइप वन और टाइप टू, इन तीनों के लिए हम क्या कर सकते हैं? स्वैपिंग कॉस्ट लगा सकते हैं डायरेक्टली। करेक्ट, इन पे स्वैपिंग कॉस्ट लगा इनको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो हमारा जो बेसिक कॉस्ट होगा वो क्या होगा? मिनिमम ऑफ सी एन टी जीरो वन कॉमा सी एन टी वन जीरो। इसमें जो भी मिनिमम होगा, इसको हम क्या लेते हैं, आंसर वेरिएबल अपना बना लेते हैं। ठीक है, दिस इज बेसिकली मिनिमम ऑफ सी एन टी जीरो वन सी एन टी वन जीरो, जो कि भी टाइप वन अगर मिनिमम है या फिर टाइप टू जो भी है, उसके हिसाब से हमारे नंबर ऑफ पेयर्स होंगे, वो बाउंड हो जाएंगे, कितने पेयर बना सकते हो तुम। ठीक है, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? स्वैपिंग कॉस्ट। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, दो ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पर। पहला क्या? मिनिमम ऑफ स्वैपिंग कॉस्ट। ठीक है, ठीक है, स्वैपिंग कॉस्ट लगा लिया तुमने। या फिर ऐसा हो सकता है, मान लो कि जो स्वैपिंग कॉस्ट है वो बहुत हैवी है, वो ज्यादा ही हैवी है, तो उस केस में हमारे पास क्या बेटर ऑप्शन है कि तुम फ्लिपिंग ऑपरेशन अप्लाई कर लो। अब सिंपल सी बात है, ये पेयर वाइज है ना, हमने यहाँ पर बेसिकली क्या काउंट किया, दिस काउंट बेसिकली शोज द नंबर ऑफ पेयर्स। ठीक है, अब फ्लिपिंग कॉस्ट जो होगा वो हर एक पेयर में कितने करेक्टर सॉल्व करने होते हैं? दो करने होते हैं। एक पेयर जो होता है वो टाइप वन का एक, और एक टाइप टू से मिलकर बनता है एक पेयर। ठीक है, तो इसमें इंडिविजुअली एक एक कन्फ्लिक्ट है, ये एक कन्फ्लिक्ट। सो एक पेयर में टोटल कन्फ्लिक्ट दो होते हैं। स्वैपिंग कॉस्ट अकेले ही एक बार में दो कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करता है। दैट इज वाई सी एन टी जीरो और सी एन टी वन जीरो में से जो पेयर्स हैं, वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिए। बट हम फ्लिपिंग कॉस्ट भी लगा सकते हैं, राइट? हम फ्लिप भी तो कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्लिपिंग में कितना होगा? फ्लिपिंग में जितने भी नंबर ऑफ पेयर्स हैं, उसका ट्वाइस लगेगा, राइट? उसका ट्वाइस कॉस्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि हर एक पेयर में बेसिकली दो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, राइट? एवरी पेयर इज मेड अप ऑफ टू कन्फ्लिक्ट, एक टाइप वन की, एक टाइप टू की। दैट इज वाई आपका जो बेसिक कॉस्ट है वो क्या होगा? सीएनटी जीरो वन सीएनटी वन जीरो का मिनिमम जो भी नंबर ऑफ पेयर्स हैं। अब तुमने नंबर ऑफ पेयर्स निकाल लिए हैं, उसको मल्टीप्लाई करोगे मिनिमम ऑफ स्वैपिंग कॉस्ट, क्योंकि हर एक पेयर पे एक ही स्वैपिंग कॉस्ट लगता है। या तो फिर तुम उन पे फ्लिपिंग कॉस्ट लगा सकते हो, जो कि बेसिकली, क्योंकि सिंस वी नो एवरी पेयर गिव्स टू कन्फ्लिक्ट, सो टू इंटू फ्लिप। ठीक है, ये हमारा हो गया बेसिक कॉस्ट। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि टाइप वन और टाइप टू कि जो कन्फ्लिक्ट्स थे वो इक्वल थे। अगर मान लो ये केस वन है, अगर मान लो ये इक्वल थे, तो सिंपल सी बात है, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने सारे पेयर्स कवर कर लिए हैं, तो कोई मतलब रह नहीं जाता है, राइट? बट जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। ठीक है, सेकंड केस इज बेसिकली व्हेन टाइप वन इज नॉट इक्वल टू
टाइप वन और टाइप टू का जो काउंट है वो इक्वल नहीं है। बेसिकली सी एन टी जीरो वन इज नॉट इक्वल टू सी एन टी जीरो टू, सी एन टी वन जीरो। अब क्या हो सकता है, या तो टाइप वन ज्यादा होंगे या तो टाइप टू ज्यादा होंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है, अब देखो हम क्या इसके बाद क्या करेंगे। मान लो हमारे पास कुछ लेफ्ट बच गए, ठीक है। अभी के लिए मान लेते हैं, अभी के लिए मान लेते हैं कि टाइप वन वॉज मोर देन टाइप टू। अभी के लिए मान लेते हैं, एजम्पशन अभी के लिए मान लेते हैं। तो क्या होगा, मेरे कितने कन्फ्लिक्ट्स रह गए हैं अभी तक, हाउ मेनी कन्फ्लिक्ट्स आर स्टिल लेफ्ट विच वी नीड टू रिजॉल्व। वो होंगे सी एन टी जीरो वन माइनस सी एन टी वन जीरो। इतने कन्फ्लिक्ट्स हमारे अभी बचे होंगे, जो किस टाइप के होंगे, एस ऑफ आई इज जीरो एंड टी ऑफ आई इज वन। ठीक है, इतने हमारे ये हमारे बचे होंगे, इतने कन्फ्लिक्ट्स बचे होंगे अभी भी, राइट। जो इस टाइप के हैं, टाइप वन के, जब एस ऑफ आई जीरो है, अब टी ऑफ आई वन है। अब देखो हम इसमें कुछ थोड़ा दिमाग लगाते हैं। इसमें क्या दिमाग लगा सकते हैं। अच्छा ये सोचो, मेरे पास जितने भी मान लो यहाँ पर एस ऑफ जे होगा ऐसे करके, वो मान लो क्या है, वो क्या कहते हैं, जीरो एंड टी ऑफ जे इज ऑल्सो वन। ठीक है, ऐसे मान लो कुछ दिया होगा, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ठीक है। मान लो सिर्फ इन दो को पकड़ते हैं अभी के लिए, मानते हैं कि हमारे पास दो बचे थे, दो कन्फ्लिक्ट बचे थे। अब ये बताओ, अब ये बताओ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं मान लो इसमें थोड़ी देर के लिए स्वैपिंग करा लूं, ठीक है, अगर मैं स्वैपिंग नहीं, क्रॉस कॉस्टिंग कर दूं, या फिर क्रॉस स्वैपिंग कर दूं, क्या मुझे कुछ मिल सकता है। तुम खुद देखो, अगर मैं मान लो क्रॉस स्वैपिंग में क्या होता है, क्रॉस स्वैपिंग बेसिकली क्या होता है कि यू चूज द सेम इंडेक्स एंड यू स्वैप दोस कैरेक्टर्स बिटवीन बोथ द स्ट्रिंग्स। तो जैसे कि मैंने ith इंडेक्स पकड़ लिया, मान लो मैं ith इंडेक्स को पकड़ लेता हूं, और मैं इस पे एक क्रॉस स्वैप लगा देता हूं, क्रॉस स्वैप लगाता हूं। क्रॉस स्वैप लगाते ही क्या होगा, तुम्हारा एस ऑफ आई जो है वो वन बन जाएगा, वो वन बन जाएगा, और टी ऑफ आई क्या होगा, वो जीरो बन जाएगा। करेक्ट, वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। अच्छा अब ये बताओ, अब ये तुम्हें कुछ कुछ सिमिलर दिख रहा होगा जो हमने अभी जस्ट कवर किया है। अब ये जब वन और जीरो ये बन गए हैं, ये ठीक है, तुमने क्रॉस स्वैपिंग से क्या किया, इसको वन बना दिया, ये जीरो बन गया, ठीक है। अब तुम क्या कर सकते हो, अब तुम कुछ मत करो, यहां पर तुमने क्रॉस स्वैपिंग लगाई, ये आई और जे के बीच में अब तुम एस को फिर से चूज कर लो, इनके बीच में नॉर्मल क्या, नॉर्मल स्वैपिंग करा दो, नॉर्मल स्वैपिंग करा दो। तुमने क्या किया, यू हैड द कन्फ्लिक्ट्स ऑफ टाइप वन ओनली, तुम्हारे पास सिर्फ टाइप वन के कन्फ्लिक्ट बचे थे। तुमने क्या किया, क्रॉस स्वैपिंग से एक टाइप टू का कन्फ्लिक्ट जनरेट किया। करेक्ट, तुम्हारे पास टाइप वन का कन्फ्लिक्ट था, अगर टाइप वन का कन्फ्लिक्ट है और उसमें तुम क्रॉस स्वैपिंग करा दोगे, तो क्या हो जाएगा, वो टाइप वन का जो कन्फ्लिक्ट होगा वो टाइप टू कन्फ्लिक्ट बन जाएगा, राइट। और अब जब तुम्हारे पास टाइप टू कन्फ्लिक्ट आ गया है, सो यू कैन यूज दिस टाइप टू कन्फ्लिक्ट टू रिजॉल्व टाइप वन कन्फ्लिक्ट। करेक्ट, करेक्ट। तो भाई यही करना है, और कुछ नहीं करना है, यही करना है। जो बचे हुए केसेस हैं, जितने भी कन्फ्लिक्ट्स बचे हुए हैं, मान लो अगर टाइप वन के बचे हैं, ठीक है, तो इसमें से आधे जो हैं, आधे जो टाइप वन के कन्फ्लिक्ट्स हैं, हाफ, इनको तुम कन्वर्ट कर दो टाइप टू के केसेस में, ठीक है। एंड फॉर दिस वी विल यूज क्रॉस कॉस्टिंग, ठीक है, क्रॉस स्वैपिंग कराएंगे। अब जब तुम्हारे पास टाइप टू बन गया है, तो टाइप टू इज इक्वल टू व्हाट, अब क्या है, तुम्हारे टाइप वन आधे हो चुके हैं, टाइप वन इज व्हाट, हाफ, और टाइप टू जो है वो भी बेसिकली क्या है, इट इज हाफ ऑफ टाइप वन। करेक्ट, हाफ ऑफ टाइप वन। तो इनको आपस में तुम क्या कर सकते हो, स्वैप करा सकते हो। तो जो बचे हुए हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने का तरीका क्या है, आधों को उठाओ, आधों को, अगर वो टाइप मान लो सारे टाइप वन के बराबर थे, तो आधों को टाइप टू के बराबर कर दो, या फिर मान लो फॉर एग्जांपल अगर टाइप टू के बराबर थे तो आधों को टाइप वन के बराबर कर दो, ठीक है, क्रॉस कॉस्टिंग से। और उसके बाद क्या करो, अब तुम्हारे पास टाइप वन के आधे हैं और टाइप टू के आधे 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 बचे हैं, तो इनको आपस में रिजॉल्व करा दो, इनको आपस में क्या करो, रिजॉल्व करा दो, ठीक है। तो दैट इज द लॉजिक हियर। अब क्या करोगे, इसको अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं, इसको मैं मैथमेटिकली लिखूं, सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू मॉड, हमने जो लेफ्ट निकाला था, लेफ्ट में क्या था, दैट वाज बेसिकली सी एन टी जीरो वन माइनस सी एन टी वन जीरो। इसका मैं यहाँ पर एबीएस लिख लेता हूँ, बिकॉज आई डोंट नो कि कौन किससे बड़ा है। हो सकता है कि दोनों सेम हो सकता है, दोनों इक्वल हो, कुछ भी हो, पर ये एबीएस लगाया मैंने जस्ट टू शो कि भाई कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक बड़ा हो सकता है इनमें से, ठीक है। नाउ व्हाट यू डू, बेसिकली यू कन्वर्ट हाफ ऑफ देम टू उसके ऑपोजिट वाले में, अगर टाइप वन है टाइप टू में कन्वर्ट कर दूं, सो हाफ ऑफ पेयर्स विल गेट कन्वर्टेड टू ऑपोजिट कन्फ्लिक्ट, ऑपोजिट कन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जो हाफ बनाए हैं वही तुम्हारे नंबर ऑफ पेयर्स भी होंगे, ठीक है। तुमने ऐसा समझो, तुम्हारे पास एक ढेर था, तुम्हारे पास मान लो क्या कहते हैं, मान लो क्या कहते हैं, तुम्हारे पास 10 नोट्स थे, 10 नोट थे, तुमने पांच पांच नोट के दो हिस्से बना दिए। अब तुम्हें पेयर अप करना है, हर एक गड्डी, मैं दोनों, तुम्हारे पास दो गड्डियां आ गई, पांच पांच नोटों की, ठीक है। तो तुम्हें अब पेयर अप करना है हर एक गड्डी से एक एक नोट, तो कितने पेयर बनेंगे, सिंपल सी बात है, पांच बनेंगे। तो ओरिजिनली हमारे पास 10 थे, तो 10 से हमने आधे आधे नोट बांटे, तो कितने हो गए, 10/2 10/2 हो गए। तो इसका मतलब जितने नंबर ऑफ जितना तुमने आधा आधा बांटा था, उतने ही पेयर भी बन जाएंगे, राइट।
सो लेफ्ट बाय टू नंबर ऑफ पेयर बन जाएंगे। अब इसमें एक एज केस क्या आता है? एज केस ये है कि जब तुम्हारा मान लो जो लेफ्ट है, मतलब जो नंबर ऑफ कन्फ्लिक्ट जितने बचे हैं दैट इज ऑड। अगर इवन है तो जैसे कि मैंने बताया, अगर 10 है तो 10 तो मैं कोई दिक्कत ही नहीं है, बाय टू 5 5 कन्फ्लिक्ट्स दोनों टाइप 1 टाइप 2 में चले जाएंगे और उनको आपस में रिजॉल्व करा दो, ठीक है। बट इन केस अगर ये ऑड है तो सिंपल सी बात है, एक कन्फ्लिक्ट ऐसा होगा जो कि पेयर अप नहीं कर पाएगा, राइट। एक कन्फ्लिक्ट बस फाइनली ऐसा बचेगा जो कि पेयर अप नहीं कर पाएगा। इसके लिए क्या कर सकते हो? इसके लिए बस एक सिंगल फ्लिप कॉस्टिंग ऑपरेशन लगा दो। सो व्हाट यू विल डू आफ्टर फाइंडिंग द लेफ्ट ऑपरेशन, यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई लेफ्ट बाय टू इंटू मिनिमम ऑफ, ठीक है। पहले तो टू इंटू फ्लिपिंग कॉस्ट, ये तो तुम्हें पता ही होगा कि भाई सिंपल सी बात है, लेफ्ट बाय टू बेसिकली शोज व्हाट? इट शोज द नंबर ऑफ पेयर्स, राइट। इट शोज यू द नंबर ऑफ पेयर्स, ठीक है। तो हर एक पेयर में दो कन्फ्लिक्ट होते हैं, दैट इज बाय टू इंटू फ्लिपिंग कॉस्ट। या फिर इसको कन्वर्जन में कितना लगता है? एक क्रॉस कॉस्ट लगता है, ठीक है, और एक स्वैप कॉस्ट लगता है, ठीक है। और आंसर तुम अपना ऐसे अपडेट करोगे, आंसर प्लस इक्वल टू बेस केस। तुम्हें याद ही है मैंने क्या बताया था? बेस केस में सबसे पहले क्या करोगे? बेस केस में सबसे पहले ये फाइंड कर लोगे, ये चीज, मिनिमम ऑफ दिस CNT। आफ्टर दिस आफ्टर दिस यू फाइंड योर लेफ्ट, हाउ मेनी कन्फ्लिक्ट्स आर लेफ्ट, ठीक है, वो तुम्हारा यहां से आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यू फॉर्म द पेयर्स विद लेफ्ट नंबर ऑफ कन्फ्लिक्ट्स, ये तुमने निकाला, एंड यू मल्टीप्लाई द क्रॉस कॉस्टिंग एंड स्वैप कॉस्टिंग। अब मान लो बाय चांस अगर लेफ्ट ऑड है, इफ लेफ्ट इज ऑड, लेफ्ट ऑड का मतलब क्या हुआ? ये क्या बना दिया? इफ लेफ्ट इज इफ लेफ्ट इज ऑड, दिस मीन्स बस एक फ्लिपिंग कॉस्ट इसमें और ऐड कर दो, ठीक है, क्योंकि वो अकेला ही बचा है। अब अकेला अगर कोई कन्फ्लिक्ट बचा है तो उसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका यही है कि एक फ्लिपिंग कॉस्ट लगा दो। सो दिस इज हाउ बेसिकली यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो कैसे, जस्ट बिकॉज क्योंकि बाइनरी स्ट्रिंग थी तो हमें पता था कि कन्फ्लिक्ट सिर्फ दो ही टाइप के होने वाले हैं, 0 1 या 1 0। इसके वजह से हमें ग्रीडी स्ट्रेटजी अपना पाए। कल को अगर यहाँ पर द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, अगर मान लो ऐसा होता है कि किसी भी पोजीशन पे 5 कैरेक्टर 10 कैरेक्टर, बहुत सारे अलग अलग पॉसिबिलिटीज होती, तो दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। या तो फिर कंस्ट्रेंट छोटा हो जाता, बट क्योंकि कंस्ट्रेंट बिगड़ था, इसलिए डायरेक्टली हमें समझ में आ गया कि बाइनरी स्ट्रिंग्स की वजह से यहाँ पर एक ग्रीडी स्ट्रेटजी अप्लाई हो रही है। और वो ग्रीडी स्ट्रेटजी यही थी कि सबसे पहले कि पेयर्स के फॉर्म में तुमने कन्फ्लिक्ट निकाल लिए। कन्फ्लिक्ट सिर्फ दो टाइप के हैं, या तो 0 1 वाले या तो 1 0 वाले। और ये आपस में क्या है? एक दूसरे के ऑपोजिट इन नेचर है। एक दूसरे को आपस में रिजॉल्व कर सकते हैं बाय जस्ट स्वैपिंग। एक स्वैप से दो कन्फ्लिक्ट सॉल्व हो सकते हैं एक साथ में, ठीक है। या तो तुम इंडिविजुअली हर एक कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर सकते हो बाय फ्लिपिंग द कैरेक्टर, ठीक है। एंड फाइनली आई टोल्ड यू कि अगर कुछ बच जाता है तो उसके पेयर बनाओ। टाइप 1 के सारे मान लो बचे हैं तो आधे टाइप 2 में कन्वर्ट कर लो, उनको आपस में सॉल्व कर लो। बाय चांस द नंबर ऑफ लेफ्ट कन्फ्लिक्ट इज ऑड, इसका मतलब एक कन्फ्लिक्ट ऐसा होगा जो कि पेयर अप नहीं कर पाएगा। उस एक कन्फ्लिक्ट के लिए तुम एक स्पेसिफिक एक अकेला फ्लिप कॉस्ट लगा सकते हो। दिस इज द ग्रीडी स्ट्रेटजी फॉर दिस प्रॉब्लम, ठीक है। इसका एक बार कोड भी दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। सबसे पहले क्या किया? सी, हमने क्या कहते हैं, आई होप दिख रहा हूँ, हाँ। वी फर्स्ट टुक द साइज ऑफ द स्ट्रिंग, उसके बाद दो अपने कन्फ्लिक्ट्स काउंटर बनाए, C10 C01। जैसे कि मैंने बताया C10 क्या है? जब S(i) 1 है, T(i) 0 है, एंड सिमिलरली C01 के लिए भी है। सो वी काउंटेड द टाइप ऑफ बोथ कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, सबका काउंट निकाल लिया। आफ्टर दैट वी फॉर्म्ड आंसर वेरिएबल, उसके बाद हमने एक बेसिक कॉस्ट निकाल लिया जो कि ओरिजिनली सिर्फ टाइप 2 और टाइप 1 के जो दोनों कॉस्ट है उनके पेयर से बनता है। आफ्टर दैट विल बी लेफ्ट विद आइदर टाइप 1 और टाइप 2 और नथिंग, ठीक है। हो सकता है ये लेफ्ट जीरो होगा, अगर लेफ्ट जीरो हो तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये और ये कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि जीरो है, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, अगर मान लो लेफ्ट कुछ बच जाता है, कुछ भी बचता है अगर मान लो, तो हम उसको पेयर अप करेंगे, आधो को कन्वर्ट कर देंगे उसके ऑपोजिट वाले कन्फ्लिक्ट में, एंड वील यूज आइदर फ्लिपिंग कॉस्ट, या तो मतलब कि हमने कुछ भी नहीं किया, या फिर हम क्या क्रॉस कॉस्ट और एक स्वैप कॉस्ट ऑपरेशन साथ में अप्लाई करके आधे पेयर सॉल्व कर लेंगे। इफ द नंबर ऑफ कन्फ्लिक्ट इज ऑड तो एक बच जाएगा, उसके लिए एक अलग से फ्लिपिंग कॉस्ट लगा दिया, एंड दैट्स ऑल। ऐसे होगा हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? बिकॉज वी आर ट्रैवर्सिंग द कंप्लीट स्ट्रिंग ओनली वन टाइम, तो ऑर्डर एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर 1, क्योंकि सिंपल वेरिएबल, दो वेरिएबल काउंटर वेरिएबल यूज किए हमने, C10 और C01। सो स्पेस इज ऑर्डर 1 एंड टाइम इज ऑर्डर n। तो इस तरीके से प्रॉब्लम होना था। तुमने देखा कि दिस प्रॉब्लम वाज क्या, देखने में थोड़ा सा वैसा कि भाई क्या है, ये तो डीपी का प्रॉब्लम है, ये तो क्या दे दिया हो, इसमें दिक्कत हो जाएगी। बट यू कैन सी ग्रीडी स्ट्रेटजी से बड़े आराम से प्रॉब्लम किया जा सकता है विदाउट यू नो क्लाउडिंग योर जजमेंट्स कि भाई ये तुम्हारा डीपी का है, एडिट डिस्टेंस है एडिट डिस्टेंस जैसा ही है, ये बिल्कुल एडिट डिस्टेंस जैसा ही, ठीक है। बट इसमें जो कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं वो एडिट डिस्टेंस वाले नहीं है, तो इसमें एडिट डिस्टेंस वाला डीपी एल्गोरिथम एक्जैक्टली इसमें नहीं लग रहा है, ठीक है। इसमें हम डायरेक्टली ग्रीडी स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं। सो वी हैव कवर्ड 3 प्रॉब्लम्स नाउ। अब हम आते हैं अपने आखिरी प्रॉब्लम पे जो कि एक्चुअली हार्ड था, मिनिमम कॉस्ट टू मर्ज सॉर्टेड लिस्ट, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, पहले प्रॉब्लम पढ़ते हैं, एक्चुअली हार्ड प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकता है बट ठीक है, आई विल एक्सप्लेन टू यू। You are given a 2D integer array list where each list of I is a non-empty array of integers sorted in non-decreasing order.
तो तुम्हारे पास एक 2D एरे लिस्ट दिया हुआ है जिसमें हर एक लिस्ट जो है वो बेसिकली इट इज अ लिस्ट ऑफ सॉर्टेड इंटीजर्स इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग मतलब कि 2 2 3 3 4 5 6 ऐसे करके कि नंबर्स या तो अगला नंबर सीक्वेंस का या तो इक्वल या तो बड़ा, तो इट इज सॉर्टेड, राइट। ऐसे तुम्हारे पास ऐसे लिस्ट दी हुई है, ठीक है, बहुत सारी। यू मे रिपीटेडली चूज टू लिस्ट, ठीक है, कोई भी दो लिस्ट पकड़ लिया तुमने। जैसे कि जहां पर ए इज इक्वल टू लिस्ट ऑफ आई, ith लिस्ट तुमने पकड़ लिया, उसको ए बोल दिया। एंड बी विल बी इक्वल टू लिस्ट ऑफ जे, यानी कि jth लिस्ट को पकड़ लिया। एंड मर्ज देम, ठीक है, तुम्हें अगर ना है कोई भी दो लिस्ट रिपीटेडली चूज करनी है, कोई भी दो डिस्टिंक्ट अलग अलग लिस्टें, उनको चूज करना है। एंड यू हैव टू मर्ज देम, यू हैव टू मर्ज देम टुगेदर। नाउ द कॉस्ट टू मर्ज ए एंड बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए प्लस लेंथ ऑफ बी प्लस एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द मीडियन ऑफ ए एंड द मीडियन ऑफ बी, ठीक है। क्या किया है, द कॉस्ट टू मर्ज टू लिस्ट ए एंड बी इज इक्वल टू व्हाट, ए का लेंथ प्लस किया प्लस बी का लेंथ प्लस किया, प्लस जो भी ए और बी जो लिस्ट है उनका जो इंडिविजुअल मीडियन मीडियन है उनके बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस ले लिया, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस ले लिया तुमने। ये टोटल जो सम होता है दैट इज द कॉस्ट ऑफ मर्जिंग टू लिस्ट, ठीक है। वेयर लेंथ एंड मीडियन डिनोट द लिस्ट लेंथ एंड मीडियन respectively. After merging A and B, remove both A and B from the list and insert the new merge sorted list in any position. Repeat the merges until only one list remains. तो तुमने क्या किया, आफ्टर यू हैव अप्लाइड दिस मर्जिंग ऑपरेशन, तुमने एक नई लिस्ट बना ली है। तो जो इसके पेरेंट लिस्ट थे ए और बी, उनको हटा दो, उनको रिमूव कर दो, और जो नई लिस्ट बन के तैयार हुई है उसको तुम वापस अपने लिस्ट वाले इंटीजर में डाल दो। और ये ऑपरेशन तुम कब तक अप्लाई करोगे, जब तक फाइनल तुम्हारे पास एक लिस्ट नहीं रहेगी। सिंपल सी बात है, ऑपरेशन ऑफ द नेचर इज व्हाट, -2 + 1, दो लिस्ट हटा के एक लिस्ट ऐड कर रहे हो, तो हर बार एक लिस्ट जो है वो कम हो जाएगी। इट इज -2 + 1 इज व्हाट, -1। हर बार एक लिस्ट घटती जाएगी और फाइनली तुम्हारे पास एक लिस्ट रह जाएगी। देन यू हैव टू स्टॉप, you have to return an integer denoting the minimum cost required to merge all the list into one single list। तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द मिनिमम टोटल कॉस्ट, कि तुम पूरे की जितनी भी लिस्टें हैं उनको आपस में क्या कहते हैं, एक सिंगल लिस्ट तैयार कर दो। व्हाट इज द मर्ज कॉस्ट टोटल। The median of an array is middle element, हमें पता है after sorting, and if the array has even number of elements, so median is the left middle element। For example, अगर अगर 5 एलिमेंट्स है मान लो, तो 1 2 3 4 5 डायरेक्ट समझ में आ गया, तो तीसरे पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो मीडियन है। अगर मान लो 1 2 3 4 है, तो इसमें दो मिडल एलिमेंट्स हैं, 2 भी है 3 भी है, तो उस केस में जो लेफ्ट मिडल एलिमेंट है वो क्या है, 2 है। सो 2 विल बी द मीडियन ऑफ द एरे, ठीक है। तो ये कहा गया है। अब जरा एक बार एक एग्जांपल भी देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड कैसे। जैसे 1 3 5 है और 2 4 और 6 7 8 है, ये हमारे पास तीन लिस्टें दी हुई हैं। सबसे पहले स्टार्ट ट्राई करते हैं इन दोनों लिस्ट को आपस में मर्ज करने का। तो 1 3 5 और 2 4 जो है, इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ 3 है, इसका लेंथ जो है तुम्हारा 2 है, इस वाले का मीडियन 3 है, इस वाले का मीडियन 2 है। तो इन दोनों लिस्टों को मर्ज करने का कॉस्ट कितना होगा, 3 + 2 प्लस एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन 3 - 2, ठीक है। क्योंकि पहले वाले लिस्ट का मीडियन 3 था, दूसरे का 2 था, तो 3 - 2, तो यू कैन सी इट बिकम 6। अभी तक 6 बना है। और जो फाइनल लिस्ट मर्ज करने के बाद क्या बनेगी, 1 2 3 4 5। अब हमारे पास दो लिस्टें बची रह गई, 1 2 3 4 5 और 6 7 8, ठीक है। अब इसका मीडियन 3, इसका मीडियन 7, और टोट इसका लेंथ 5, इसका लेंथ 3। सो क्या हो जाएगा, 7 + 3 प्लस 7 - 3, ठीक है। वो क्या बन जाएगा, 5 + 3 + 4, यानी कि 5 4 9 3 12। तो इसका बन गया 12। और हमारे पास टोटल कॉस्ट कितना लगा, पहले स्टेप पे 6 लगा था, दूसरे स्टेप पे 12 लगा। सो टोटल कॉस्ट इज व्हाट, 12 + 6 18। सो 18 इज द फाइनल कॉस्ट, जो कि मिनिमम पॉसिबल है, ठीक है। अब इसके कंस्ट्रेंट पे आते हैं डायरेक्टली, मैं और टाइम उस पे नहीं लगाऊंगा। द लिस्ट द नंबर ऑफ लिस्ट इज व्हाट, 12। तो हमें कुल मिला के 12 लिस्ट दी जाएंगी एट मैक्स। हमारा जो हमें जो लिस्ट 2D एरे दिया हुआ है, उसमें बेसिकली 12 रोज होंगी या फिर 12 लिस्ट कह सकते हो। तो छोटा नंबर है, याद रखो, डायरेक्टली एक छोटा नंबर है, तो हिंट मिल रहा है, कुछ हिंट तो मिल रहा है। एंड द लेंथ ऑफ ईच लिस्ट कैन गो अप टू 500, यानी कि हर एक लिस्ट जो है उसमें 500 एलिमेंट हो सकते हैं। वैल्यूज काफी बड़ी हो सकती है, -10⁻⁹ से 10⁻⁹, कोई दिक्कत नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जो मीडियन फाइंड करना है वो तो करना ही है। लिस्ट ऑफ आई सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो कि सॉर्टेड है। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ लिस्ट ऑफ आई डॉट लेंथ विल नॉट एक्सीड 2000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितनी भी लिस्टें दी हुई हैं टोटल, हर एक लिस्ट मान लो 12 लिस्टें, कितनी भी लिस्टें दी हुई हैं, इन सबकी अगर लेंथ्स को ऐड अप करोगे, इन सबके लेंथ्स को अगर तुम ऐड अप करोगे, तो 2000 के ऊपर नहीं जाएगा। इससे हमें क्या पता लगता है, अच्छा नॉर्मली अगर हम ऊपर के पहले दो कंस्ट्रेंट पढ़े, तो 12 लिस्ट है और हर एक लिस्ट में 500 एलिमेंट है, तो टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं, टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 12 × 500, जो कि होता है 1260, ना 5 हाँ 60, यानी कि 6000 एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि कह सकते हो कि सम ऑफ लिस्ट ऑफ ऑल सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द लिस्ट वुड बी अराउंड बी 6000। पर यहाँ पर ये स्पेसिफिकली आखिरी में बोल रखा है कि द सम ऑफ लिस्ट ऑफ डॉट लेंथ वुड नॉट एक्सीड 2000, यानी कि सारे लिस्टों के लेंथ का अगर तुम ऐड अप करोगे ना, तो वो 2000 के ऊपर नहीं जाता है। पहले दो कंस्ट्रेंट पढ़ के पता लगता है कि वो 6000 होगा, बट आखिरी जो कंस्ट्रेंट है उससे हमें पता लग जाता है कि टोटल जो फाइनल लिस्ट हमारी बनेगी, जो फाइनल सॉर्टेड लिस्ट बनेगी, आखिरी वाली लिस्ट, उसमें सिर्फ 2000 एलिमेंट्स होंगे। उसमें कितने एलिमेंट होंगे, सिर्फ 2000 एलिमेंट्स। ये एक इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है हमारे आगे आने वाले लॉजिक के लिए,
ठीक है। अब पहले तो मैं बस एक सिंपल सा सवाल ये पूछना चाहूंगा बिफोर वी मूव ऑन, कि तुम्हें क्या लगता है इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा होगा? क्या कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, खुद सोचो। सिंपल सी बात है, अभी तक ये हिट कर जाना चाहिए तुम्हारे दिमाग में कि द ऑर्डर इन विच वी मर्ज द लिस्ट इज इंपॉर्टेंट हियर। हम किस ऑर्डर में लिस्ट को मर्ज करते हैं, वो हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अगर क्या हम पहली और दूसरी लिस्ट को मर्ज कर दें, या फिर हम पहली और तीसरी को पहले मर्ज कर दें, या फिर दूसरी और तीसरी को पहले मर्ज कर दें, तो ये जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन या फिर ऑर्डर ऑफ मर्जिंग है, वो इस क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके वजह से कॉस्ट डिफाइन होता है, क्योंकि याद रखो लेंथ भी डिफाइन होता है, मीडियन भी डिफाइन होता है। मीडियन डिपेंड्स अपॉन द लेंथ। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर बड़ा साइज होगा तो भाई मीडियन भी डिफरेंट हो जाएगा अपने आप ही। राइट, तो यहाँ पर ये चीज याद रखो, मीडियंस कैसे रखने हैं, किस तरीके से रखने हैं, और लेंथ कैसे रखनी है, दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तो हो गया। दूसरा क्या, कंस्ट्रेंट छोटे हैं। क्या कर सकते हो तुम? क्या कोई ग्रीडी स्ट्रेटेजी यहाँ पर लग सकती है? क्या पर कोई ग्रीडी स्ट्रेटेजी लग जाएगी कि भाई तुमने हमेशा जो छोटे छोटे वाली लिस्ट है उनको पहले ले लो, या जो बड़ी लिस्ट है उनको आपस में पहले ले लो? क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। इट इज पॉसिबल कि भाई कोई और पेयरिंग बेटर आंसर दे दे। जब भी यू नो कि दैट वी कैन नॉट बी वेरी श्योर ऑफ द आंसर एंड वी वुड हैव टू चेक आउट ऑल द पॉसिबिलिटीज, वो डायरेक्टली जन्म देता है किस टॉपिक को, किस टॉपिक को? दैट इज डायनेमिक प्रोग्रामिंग, डीपी। ये क्वेश्चन है डीपी का। हमें पता है कि हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ढूंढनी है। ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, अब पहली चीज तो हमने देख ली थी कि हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज को डिस्कवर करना है और बेस्ट आंसर निकालना है, तो वो डीपी हो गई। अब सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कंस्ट्रेंट भी देखो छोटा है, 12 तक है, 12 लिस्टें हैं बस। तो ये तुम्हें क्या हिंट देगा? दिस विल एक्चुअली गिव यू द हिंट कि व्हेन द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज इंपॉर्टेंट, एक चीज याद रखो, वेन एवर द कंस्ट्रेंट इज स्मॉल एंड द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज इंपॉर्टेंट, कि उससे आंसर चेंज हो सकता है, तो दैट इन मोस्ट ऑफ द केसेस सजेस्ट कि जो तुम्हारा डीपी है, दैट इज बेसिकली व्हाट, बिट मास्क डीपी। इट इज बिट मास्किंग डीपी। ठीक है, अब मैं वही कह रहा था कि जिसको ये कॉन्सेप्ट पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू, वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फिगर आउट। इवन इफ यू हैव हर्ड अबाउट बिट मास्क डीपी, तब भी इम्प्लीमेंटेशन में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, कैन बी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है, तो अब ये समझो, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली ऑन बिट मास्क डीपी। ठीक है, यू कैन रिप्रेजेंट एवरी स्टेट यूजिंग बिट मास्क। हमारे पास 12 लिस्टें हैं। ठीक है, इनको मर्ज करने का जो ऑर्डर है, वी कैन रिप्रेजेंट इट यूजिंग बिट मास्क। आई विल शो यू हाउ बेसिकली इट्स डन। अभी दिखाते हैं। ये देखना ध्यान से कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अपने हर एक स्टेट को। समझो, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मेरे पास, क्या कहते हैं, 5 लिस्ट हैं। 5 लिस्ट हैं, इसमें हर एक लिस्ट को बेसिकली हम एक बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हर एक बिट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कितना हो गया, 0 1 2 3 4। ठीक है, ये 5 बिट्स होंगी। अब देखो, अगर कोई बिट जीरो होती है, लेट से मैं यहाँ पर 0 0 1 0 1 ये लिखता हूँ। अगर मान लो मैं ये लिखता हूँ, ठीक है, सो व्हाट डज दिस मीन? व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है कि जो हमारा करंट बिटमास्क है, उसको अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखूं, तो ये क्या होगा, ये होगा 1 0 1 0 0। ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई जो भी बिट सेट है, यानी कि यहाँ जैसे कि यहाँ पर ये वाली बिट और ये वाली बिट आपस में सेट है। ठीक है, दीज 2 बिट्स आर सेट, वन दे आर वन वन, राइट? तो इसका मतलब क्या है, वी हैव टेकन लिस्ट ऑफ 4 एंड लिस्ट ऑफ 2। इसका मतलब अभी तक जो हमने कवर किया है, अभी तक हमने 2 लिस्टों को आपस में मर्ज कर दिया है, एंड दे आर लिस्ट 4 एंड लिस्ट 2। और बाकी सारी जीरो हैं, इसका मतलब है कि अभी तक इन लिस्ट को नहीं उठाया गया है। राइट, दिस इज व्हाट आई मेंट बाय ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कोई और स्टेट ले लूं, जैसे कि मान लो 1 1 1 0 0, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम्हारा ये तो बेसिकली क्या है, 4 0 1 2 3। इसका मतलब है कि हम लिस्ट 4, लिस्ट 2 और लिस्ट 3, इन तीनों को कंबाइन कर चुके हैं। तो 1 मीन्स कि हमने उस लिस्ट को अभी तक इंक्लूड किया है अपने फाइनल आंसर में, और 0 मीन्स कि अभी तक वो लिस्ट ऐड नहीं हुई है हमारे प्रॉपर मर्जिंग में। अच्छा, खुद बताओ, अगर इसी बिट मास्किंग के कॉन्सेप्ट को देखा जाए, तो हमें आखिरी में रिटर्न क्या करना है? हमें बेसिकली रिटर्न करना है मिनिमम कॉस्ट फॉर मर्जिंग ऑल ऑफ दीज लिस्ट। यानी कि अगर 5 बिट्स हैं, सो दिस बिकम्स व्हाट, 1 1 1। ये हमें एंड में ना ये रिटर्न करना है, द मिनिमम कॉस्ट टू मर्ज ऑल ऑफ दीज लिस्ट। ठीक है, ये सारी लिस्टें यहाँ पर देखो 1 1 1 1 1 हो गई हैं। ठीक है, इसका मतलब यही हमें बेसिकली एंड में निकालना है। अब देखो इसको निकालेंगे कैसे। अब ये समझो, अगर मेरे पास मान लो, क्या कहते हैं, एंड में मुझे मान लो, तो हम कोई छोटा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, लेट से कि मेरा N4 है, मेरे पास सिर्फ 4 लिस्ट है। तो 4 लिस्ट मतलब 0 1 2 3, आई वुड से 0 1 2 3, ये 4 बिट्स हैं। ठीक है, तो बेसिक जो सबसे तुम्हारा बेसिक वो है,
क्या कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, वो तो ये है कि भाई एक तो तुम्हारा जीरो मास्क होगा कि जब तुमने किसी को कुछ नहीं लिया है, ठीक है, कुछ भी अभी तुमने कोई लिस्ट भी नहीं लिया है, तो इसका तो कोई सेंस नहीं बनता, इसको तो हम लोग डायरेक्टली रिजेक्ट ही कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं, इस स्टेट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तुमने मान लो एक अपना क्या कहते हैं डीपीआरए बनाया, उसको डीपीआरए पे भी बाद में आते हैं, पहले है समझो कि हमको फाइनल स्टेट क्या चाहिए, वन 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 चाहिए, ये सारे वन चाहिए। अब सिंपल सी बात है, इस स्टेट पे आने के कितने तरीके हैं, इस स्टेट पे तुम कैसे कैसे आ सकते हो, ठीक है। क्या पॉसिबिलिटीज हैं, पॉसिबिलिटीज ये हैं कि तुम्हारे पास ये रहा होगा, और तुमने इसके साथ में ये आखिरी वाली जो लिस्ट है इसको ले लिया होगा। दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग फ्रॉम गोइंग टू द लास्ट 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 स्टेट, राइट। ये पहली पॉसिबिलिटी है। एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि भाई तुमने वन वन जीरो वन लिया था, एंड वन जीरो, या फिर एंड नहीं वन, सॉरी, और जोर, ठीक है, ये एक तरीका है, ठीक है। उसके बाद एक और तरीका क्या हो सकता है, वो हो सकता है वन जीरो वन वन एंड एंड नहीं, एंड क्यों लिख रहा हूँ मैं, जोर, जोर वन डबल जीरो, ठीक है। और ऐसे ही अपने आप तुम फिगर आउट कर ले गए होगे, एक और केस होगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक हायर प्रॉब्लम है जिसमें है कि सारे के सारे वन है, उस पे पहुंचने के कितने तरीके हैं, चार अलग अलग तरीके हैं, ठीक है, दिख रहा है हमें चार अलग अलग तरीके हैं। कि तुमने वन वन जीरो को ले लिया, ठीक है, जोर वन करा लिया, इसका मतलब क्या है कि तुमने पहली बेसिकली जो वन टू थ्री लिस्ट थी उनको आपस में मर्ज कर दिया, ठीक है। इस ऑपरेशन का मतलब क्या है, इस ऑपरेशन का मतलब क्या है कि तुमने यू नो क्या कहते हैं फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट, इन तीनों को मर्ज कर लिया है, और अब तुम इसे मर्ज कराने वाले हो जीरो लिस्ट के साथ में, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट वे। सेकंड वे क्या कहता है कि तुमने जीरो लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट को आपस में मर्ज कर लिया है, और उसको तुम मर्ज कराने वाले हो अब फर्स्ट लिस्ट के साथ में, ठीक है। अब ये समझो, ये हो गए ये हो गए इस वाले स्टेट के लिए सब प्रॉब्लम्स, राइट। अब ये देखो, ये खुद में भी तो एक सब प्रॉब्लम है, ये जो है ये खुद में भी तो एक सब प्रॉब्लम है। अब ये बताओ इस स्टेट पे आने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं, इस स्टेट पे आने के तरीके क्या है, वन वन जीरो जीरो एंड और वन जीरो, एक तरीका ये हो गया। एक तरीका और क्या है, एक तरीका और है वन जीरो वन जीरो एंड और वन डबल जीरो, ठीक है। या तो फिर एक तरीका और बन सकता है, वो क्या होगा, वो होगा जीरो वन वन जीरो और वन ट्रिपल जीरो। तो तुम्हें क्या दिख रहा है, तुम ये देखो, एक टॉप प्रॉब्लम थी वो सब प्रॉब्लम में टूटी, ठीक है, और यहाँ पर ये देखो अपने आप जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। हम बिट्स का यूज करके कि कब कौन सी बिट सेट है, कब कौन सी बिट ऑन है ऑफ है, उसके हिसाब से वी कैन डिटरमाइन द ऑर्डर, और डिटरमाइन द नेचर ऑफ ऑर्डरिंग, राइट। हमें पता लग सकता है कि हमने किस स्टेप पे किसको मर्ज किया है, ठीक है। जैसे कि लास्ट स्टेप पे हमें दिख रहा था कि चार तरीके थे, दोज वर द फोर पॉसिबल वेज ऑफ गोइंग टू द लास्ट स्टेप, ठीक है। इन टर्न जो हमने ये चार स्टेप बनाए थे, ये खुद भी किसी एक बेस केस से बन के आ रहे हैं, राइट। वी कैन, जैसे मैंने दिखाया है, ये जो पहला सब केस बना था वो भी तीन और सब केस से निकल के आ रहा है, राइट। उसके तीन छोटे सबनेट्स बन रहे हैं, राइट, जहां से वो आ सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट। सो यही करना है हमें। इससे क्या हो रहा है, इससे ऑर्डरिंग भी मेंटेन हो रही है, ठीक है, क्योंकि अब हमें पता है कि हम किसी भी सब मास को बनाने के लिए, किसी भी मास को बनाने के लिए कौन कौन से सब मास को आपस में मिक्स करके हम उस मास को बना सकते हैं। तो उससे हमें ऑर्डरिंग पता लग रही है, ठीक है, कि किनको कब मर्ज करके हमने बड़ी एक लिस्ट या फिर एक बड़ा सब मास बनाया, तो हमारा ऑर्डरिंग मिल रही है। और ये हर एक ऑर्डरिंग जो है वो डिनोट भी कर पाएगी हमारे स्टेट को। कोई भी जो ऑर्डरिंग है, कोई भी मान लो किसी भी पॉइंट पे जो एक मास्क है, वो क्या डिनोट करेगा, वो डिनोट करेगा कि अभी तक कितनी लिस्टों को मर्ज कर दिया है, ठीक है, कितनी लिस्ट आपस में मर्ज हो चुकी हैं, और उसका कॉस्ट कितना है, उसका कॉस्ट कितना है। तो बेसिकली एंड में हमें डीपी ऑफ मास चाहिए होगा, डीपी ऑफ मास शोज व्हाट, इट शोज द मिनिमम कॉस्ट टू मर्ज ऑल द लिस्ट विच आर सेट इन मास्क, विच आर सेट इन मास्क, ठीक है। हमारा जो डीपी ऑफ मास्क होगा वो ये शो करेगा कि किसी भी मास्क को बनाने के लिए उसकी जो सेट बिट्स होंगी, उसका मतलब वही है कि उन्हीं को मर्ज किया गया है। तो व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट टू मर्ज ऑल दोस स्पेसिफिक लिस्ट, ये डीपी ऑफ मास्क शो करेगा। इसीलिए एंड में हमको क्या रिटर्न करना होगा, हमको एंड में रिटर्न करना होगा टोटल मास्क, जो कि बेसिकली होता है वन लेफ्ट शिफ्ट एन माइनस वन। इसको तुम कह सकते हो टू की पावर एन माइनस वन भी कह सकते हो, क्योंकि जो फाइनल तुम्हारा सब मास्क होगा, लेट से व्हेन यू हैव फोर फाइव एलिमेंट्स, तो बेसिकली तुम्हारे पॉसिबल सब मास्क कितने हो सकते हैं, टू की पावर फाइव माइनस वन, ठीक है। तुम यहाँ 31 तक जाओगे, 31 तक जाओगे, तो 31 क्या होता है खुद देख लोगे, 30, अगर तुम 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 इन सब पे वन 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 लिख दोगे, इन सबको एडअप करोगे 31 के बराबर आएगा, विच इज इक्वल टू दिस ओनली, ठीक है। तो हमें एंड में बेसिकली ये रिटर्न करना है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मर्जिंग ऑल द लिस्ट, ठीक है। तो अब तुम क्या करोगे, ठीक है, अब तुम क्या करोगे, सिंपल सी बात है, बिकॉज कंस्ट्रेंट छोटा है एंड ओनली गोज अप टू 12, तो हम क्या करेंगे, हर एक मास्क की जो लेंथ है और जो मीडियन है वो हम निकाल सकते हैं,
ठीक है। अब खुद सोचो, मान लो फॉर एग्जांपल मैं सारे मास जनरेट करता हूँ 1 से लेके 2 की पावर 12 - 1 तक। ठीक है, कि 2 की पावर 12 कितना होता है? इट इज अराउंड 4096, जहां तक मुझे याद है। हाँ, तो बेसिकली तुम 1 से लेके 4095 तक सारे बिट मास जनरेट करोगे, बिट मास्क। ठीक है, बिट मास्क आई थिंक आई डोंट नीड टू टेल कि बिट मास्क जनरेट कैसे किए जाते हैं, इतना आई थिंक कि इतना बेसिक लॉजिक, इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बिट मैनिपुलेशन कैसे काम करता है उसका आइडिया होगा, आई एम अज्यूमिंग दैट। ठीक है, तो ये तो वर्स्ट केस है। ये तो वर्स्ट केस है कि भाई 2 की पावर मान लो 12 लिस्टें दी हुई हैं। सो वी कैन जनरेट ऑल द मास्क, वी कैन जनरेट जनरेट ऑल मास्क। ठीक है, अब हमें बेसिकली क्या चाहिए? हमें किसी भी स्टेप पे व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बेसिकली मर्जिंग टू लिस्ट। मान लो L1 और L2 दो लिस्टें हैं, इसका कॉस्ट क्या होता है? लेंथ ऑफ L1 प्लस लेंथ ऑफ L2 एंड प्लस एबीएस ऑफ मीडियन ऑफ L1 माइनस मीडियन ऑफ L2। ठीक है, अब हमारे केस में जो L1 और L2 हैं, दीज आर शोन बाय व्हाट? दीज आर शोन बाय सब मास्क्स, बाय बिट मास्क्स। ठीक है, हम इनको ऐसे शो करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो कोई भी एक टारगेट सब मास्क, एक टारगेट मास्क है, ये टारगेट मास्क कोई भी होगा। ये कैसे बन सकता है? इसका एक सब मास्क होगा, इसका एक सब मास्क होगा। ठीक है, और इस सब मास्क कैसे बनेगा? कोई भी एक बिट ऑफ कर दो, कोई भी एक बिट ऑफ करोगे तुम्हें इसका सब मास्क मिल जाएगा, करेक्ट? तुम्हें इसका एक पॉसिबल सब मास्क मिल जाएगा। ठीक है, you can also turn off combinations of bits। ठीक है, you can also turn off combination of bits in this mask। इसमें मान लो k बिट्स थी, तो तुम एक बिट ऑफ कर दो, दो बिट ऑफ कर दो, k बिट या कि सारी एक बिट ऑफ कर दो, तो इससे क्या होगा? तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट सब मास्क मिलेंगे, अलग अलग सब मास्क मिलते जाएंगे, राइट? तो ये बताओ, अगर मान लो ये सब मास्क मैंने निकाल लिया है, ये मैंने निकाल लिया है विच इज बेसिकली सबसेट ऑफ दिस मास्क, तो दूसरा मास्क क्या होना चाहिए? दूसरा मास्क क्या होना चाहिए यहाँ पर, जो इसका काउंटर पार्ट बनेगा? वो डायरेक्टली क्या बन जाएगा? मास्क ऑफ जॉर इनटू सब मास्क। ठीक है, तुम खुद सोचो, अगर मेरे पास जो टारगेट मास्क है वो 1 1 है, और मेरे पास एक जो सब मास्क इसका क्या हो सकता है, 1 0 हो सकता है, तो ये वाला जो इसका काउंटर मास्क है जिसको आपस में ऐड करके फाइनल वो बनेगा, वो क्या होना चाहिए? वो क्या होना चाहिए? दैट शुड बी 1 1 और 1 0, जो कि 1 आता है, और ये करेक्ट भी है, राइट? तो इस तरीके से बेसिकली हम सारे के सारे जो मास्क और सब मास्क के पेयर्स हैं वो जनरेट कर सकते हैं। इसको हम अभी जब कोड देखेंगे तब दिखाऊंगा मैं। ठीक है, उसके पहले बिफोर वी सॉल्व एवरीथिंग, उसके पहले हम क्या कर सकते हैं? कोई जितने भी मास्क है वो जनरेट कराओ 1 से लेके 4095 तक। आई एम टेकिंग द वर्स्ट केस व्हेन n इज 12। ठीक है, अब क्या करो, हर एक सब मास्क तुमने जनरेट किया, सब मास्क के हिसाब से यू कैन फॉर्म द लिस्ट। अगर मान लो 1100 ऐसे दिया हुआ है एंड दिस इज 0123। ठीक है, चार लिस्ट हमारे पास दी हुई है थोड़ी देर के लिए, मान लो। तो जो जो वन है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी लिस्ट हैं, जो भी लिस्टें हैं, ठीक है, उनको उठाओ और उनके सारे एलिमेंट्स को एक वेक्टर में पुश करा दो। एंड एट द सेम टाइम याद रखो, हमें बोला गया है कि जितनी भी लिस्ट हैं, उन सबका जो सम ऑफ लेंथ है वो 2000 पार नहीं करता है। वो 2000 पार नहीं करता है। इसका मतलब इन द वर्स्ट केस, जो तुम्हारा जो टेम्परेरी एरे तुम लोगे, जिसमें तुम हर एक बिट मास्क के एलिमेंट्स को पुट कर रहे हो, वो क्या बनेगा? वो क्या बनेगा? दैट विल बी व्हाट? दैट विल कंटेन एट मैक्स 2000 एलिमेंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। 2000 से कम ही एलिमेंट्स होंगे। तो क्या किया, सब मास्क जनरेट कराया, एक फॉर लूप चलाया, और सारे सब मास्क जनरेट कराया i इक्वल टू 1 से लेके 4095 तक इन द वर्स्ट केस, जो कि मैं कह रहा हूँ n इक्वल टू 12 गिवन। ये जनरली जो होगा, इट विल बेसिकली 2 की पावर n - 1। ठीक है, जनरली ये होगा, मैंने n12 लिया है। अब क्या करोगे, जो भी तुमने यहाँ पर i जनरेट किया है, उससे बिट, उसमें देखो कि कौन कौन सी बिट सेट है। एक j वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर बीच में, जस्ट टू चेक कि कौन कौन सी बिट सेट है। जो भी अगर jth बिट सेट है, jth बिट सेट मीन्स कि हमने j वाली लिस्ट इस वाले सब मास्क में ले रखी है। तो क्या किया, जो तुमने टेम्परेरी एरे बनाया था, उसमें तुम यू विल पुश बैक व्हाट? यू विल पुश बैक लिस्ट ऑफ j के सारे एलिमेंट्स। लिस्ट ऑफ j के सारे एलिमेंट्स तुम्हारे पास आ गए। ठीक है, और यहीं पर एक क्या ले लो, लेंथ वेरिएबल ले लो। यहाँ पर एक लेंथ वेरिएबल ले लो। लेंथ वेरिएबल में क्या करते जाओगे, जितनी भी लिस्टें आ रही हैं जो कि सेट हैं, ऑल द बिट्स विच आर सेट इन दिस मास्क, यानी कि जो जो लिस्ट हम लोगों ने चूज करी है इस मास्क में, उसमें उसको ऐड करते जाओ लेंथ में, लेंथ ऑफ लिस्ट ऑफ जे। ठीक है, जब तुम्हारा ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा, तुम्हारे पास बेसिकली क्या आ चुका होगा, तुम्हारे पास एक लेन आ चुका होगा, लेंथ। दिस लेंथ इज बेसिकली व्हाट? दिस इज लेंथ इज बेसिकली सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल लिस्ट। हमने पहले ही देखा था कि जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है? कॉस्ट होती है किसी भी सब किसी भी मास की, किसी भी मास की जो कॉस्ट होती है, वो कैसे बनती है? वो बनती है इंडिविजुअल जो लिस्टें हैं, उन मर्ज लिस्टें हैं उनके लेंथ से। ठीक है, एंड देन प्लस द मीडियन साइड, तो भी मीडियन को भी देख लेंगे। तो हमारे पास एक टेम्प एरे आ चुका है जिसमें सारे एलिमेंट्स हैं अभी तक के उस स्पेसिफिक मास के लिए, और उस मास की जितनी भी लिस्टें हैं उन सबका सम ऑफ लेंथ आ चुका है। तो हम क्या कर सकते हैं, नाउ वी विल व्हाट, वी यूज मास्क लेन, एक दो एरे रख लो, मास्क लेन ऑफ दिस पर्टिकुलर आई, आई हमारा सब मास्क है,
इसका लेंथ लेंथ के बराबर हो गया। अब तुम्हारी मर्जी है, सी प्लस प्लस में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है nth एलिमेंट नाम का। सो बेसिकली यू हैव टू फाइंड द nth एलिमेंट। अब अगर तुम क्या कर लो, तुम चाहे तो टेम्प को सॉर्ट करा लो, ठीक है, क्योंकि टेम्प में 2000 एलिमेंट्स होंगे, उतना टाइम नहीं लगेगा, एन लॉग एन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाहर वाला जो लूप चल रहा है उसमें क्या है, बाहर वाला लूप है वो बेसिकली टू की पावर एन टाइम्स चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो अंदर वाला एक लूप है, एन एन के लिए चल रहा है, राइट। और यू कैन से एन इंटू एम। अब यहाँ पर ये देखो, एन इंटू एम में नहीं लिखूंगा भाई, क्योंकि एन इंटू एम 6000 तक जाता है, राइट। इसको मैं 2000 लिखूंगा, क्योंकि इन वर्स्ट केस ये 2000 एलिमेंट्स हो सकते हैं, राइट। सो आई विल राइट इट एज 2000, ठीक है। उसके बाद अब तुम क्या कर सकते हो, या तो सॉर्ट करा सकते हो। सॉर्ट मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए मैं कुछ वेरिएबल पी डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है। लेट्स से पी इज 2000 इन द वर्स्ट केस, ठीक है। तो दिस विल बिकम व्हाट, पी प्लस। अब तुम्हारी मर्जी, तुम सॉर्टिंग करा लो, ठीक है। तुम सॉर्ट कराने के बाद मिडिल एलिमेंट निकालो, तुम्हें मीडियन मिल जाएगा उस मास्क का, ठीक है। यू विल ऑल्सो स्टोर द मीडियन ऑफ दैट मास्क। मास्क ऑफ मेड ऑफ आई वुड बी इक्वल टू व्हाट, तुम टेम्प को सॉर्ट करा लो, सॉर्ट टेम्प करा लो, और उसके बाद जो भी मिडिल वैल्यू है वो उठा लो। आई डोंट थिंक कि मीडियन फाइंडिंग मुझे बताना पड़ेगा। मीडियन फाइंडिंग अगर मुझे बताना पड़ रहा है तो भाई तुम्हें दिक्कत है, तुम फिर जाके बेसिक नंबर थ्योरी पहले कवर करो, ठीक है। तो तुमने कुछ नहीं किया, एरे को सॉर्ट कर लिया, मीडियन निकाल लिया, या फिर अगर नहीं भी निकालोगे तो सी प्लस प्लस में स्पेसिफिकली इनबिल्ट फंक्शन एक होता है nth एलिमेंट नाम का, जो कि तुम्हें डायरेक्टली ऑर्डर एन में भी मिडिल एलिमेंट बता सकता है। बट ठीक है, मैं वर्स्ट केस कंसिडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पी लॉग पी मान सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। और ये पी 2000 तक जाता है, और ये टू की पावर एन 4096 इंटू, अगर तुम 2000 भी कर लोगे, लॉग 2000 कितना होता है, लॉग 2000 वुड बी अराउंड व्हाट, 11 के आसपास होता है, ठीक है। तो ये फिर भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, दिस इज व्हाट अराउंड 2 की पावर 11 डॉट 2 की पावर 12 इंटू 11, ठीक है। और ये खास इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। दिस इज व्हाट 2 की पावर 23, 2 की पावर, 2 की पावर, अच्छा ये बड़ा तो आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, चल फिर ये फिर भी चल जाएगा, ठीक है, ये फिर भी चल जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सॉर्टिंग अप्लाई ना करो तो बेटर है, उसके लिए इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। मैंने सी प्लस प्लस में इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर लिया, जिससे आई कैन डायरेक्टली फाइंड इट इन ऑर्डर पी, जो कि उतना मुझे कॉस्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो या एनीवेज एनीवेज, जब तुम ये क्या कहते हैं, ये प्री प्रोसेसिंग करोगे, ये प्री प्रोसेसिंग से क्या होगा, आफ्टर दिस प्री प्रोसेसिंग, फॉर ऑल मास्क जितने भी पॉसिबल सब मास्क बन सकते हैं, यू वुड हैव टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल द टोटल लेंथ ऑफ दैट मास्क, ठीक है। टोटल लेंथ का मतलब सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल द लिस्ट जो कि अभी तक उस मास्क में सेट है, ठीक है। एंड सेकंड, द मीडियन ऑफ दैट मास्क, यानी कि उस मास्क में जितनी भी बिट सेट है, उनके हिसाब से जो भी लिस्ट हैं, उनको मर्ज करने के बाद जो फाइनल लिस्ट बनती है, उसका मीडियन क्या है, तुम्हें ये प्री प्रोसेसिंग के बाद मिल जाएगा। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब तुम्हें एक लूप चलाना है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट मास्क, मास्क इक्वल टू 1, फिर से हम मास्क कहाँ लेस देन 2 की पावर n-1 तक जाएंगे, n-1 तक जाएंगे, एंड मास्क प्लस प्लस, हर एक मास्क को उठाओ, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, पहले ये देखो, अगर हम इस टाइप के मास की बात करें, जैसे कि मान लो हमारे पास चार वैल्यूज थी, ठीक है। और ये 0001 या 0010, 0100 1000, ये सब मास क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब मास रिप्रेजेंट करते हैं कि एक इंडिविजुअल अकेली, खुद एक अकेली ही वो है लिस्ट, ठीक है। इसमें बिट सेट होने का मतलब क्या होता है, ये एक इंडिविजुअल लिस्ट, अकेली लिस्ट है। जब एक इंडिविजुअल अकेली लिस्ट होती है तो उसका कॉस्ट हमेशा जीरो होता है भाई, है कि नहीं। एक अकेली लिस्ट जो होती है उसका तो कॉस्ट जीरो होता है, क्योंकि उसको कहीं मर्ज तो करना ही नहीं है। तो क्या करोगे, जब अपना डीपीआर डिक्लेयर करोगे, तो इनिशियली सबकी वैल्यू कुछ आईएनएफ के बराबर कर लोगे, और इन स्पेसिफिक स्टेट्स की यू कैन व्हाट यू कैन डू, यू कैन बेसिकली रन अ लूप फ्रॉम आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन एन, एंड डीपी ऑफ वन लेफ्ट शिफ्ट आई, इनको तुम बराबर कर सकते हो जीरो के, क्योंकि इन चारों का जो कॉस्ट होता है वो जीरो पड़ेगा, राइट। एक इंडिविजुअल लिस्ट का जो इंडिविजुअली कॉस्ट होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो पहले ये कर लोगे, उसके बाद हम इस पॉइंट पे आएंगे। अब क्या करेंगे, हर एक मास्क को उठाया, ठीक है। और उसके जितने भी पॉसिबल सब मास्क हैं, जितने भी पॉसिबल सब मास्क हैं, उनको हम आइट्रेट करेंगे, वो मैं बताऊंगा कैसे भी करेंगे, वो मैं कोड दिखा के करूंगा। मान लो मैंने थोड़ी देर के लिए सब मास्क निकाल लिया है, ठीक है, सब मास्क निकाल लिया है। उसके बाद मैंने इसका काउंटर मास्क निकालना कैसे बताया था, काउंटर मास्क विल इक्वल टू बेसिकली इक्वल टू मास्क जॉर ऑफ सब मास्क। तो हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास काउंटर मास्क और सब मास्क आ चुके हैं, जिनका जॉर मिलके, जिनको आपस में मर्ज करके तुम ओरिजिनल मास्क बनाते हो, राइट। तुम्हें एक बार ये मिल गया, तुम्हें जब एक बार ये मिल गया, उसके बाद व्हाट यू कैन डू, उसके बाद व्हाट यू कैन डू, क्या होगा, डीपी ऑफ मास्क इज व्हाट, डीपी ऑफ मास्क जो है, ठीक है, दैट वुड बी मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ मास्क। सिंपल सी बात है, डीपी ऑफ मास्क जो भी अभी तक उसका कॉस्ट हमें पता लगा है, या तो वो खुद उतना ही होगा मिनिमम ऑफ दिस, या फिर क्या, या फिर यू विल हैव लेंथ ऑफ सब मास्क प्लस लेंथ ऑफ काउंटर मास्क प्लस मीडियन ऑफ सब माइनस मीडियन ऑफ सब माइनस मीडियन ऑफ काउंटर, ठीक है। एंड दिस विल बी प्लस डीपी ऑफ सब प्लस डीपी ऑफ काउंटर। ये पांच चीजों से मिलके बनेगा ये हमारा, ये इसका सेकंड पार्ट। क्यों, देखो,
मान लो अभी तुम्हारे पास डीपी ऑफ मास्क है, हमने यहाँ पर ये बेसिकली कंडीशन क्या बताती है कि मास्क को तुमने सब मास्क और काउंटर मास्क में तोड़ा है, ठीक है। तो बेसिकली मास्क की कॉस्ट कितनी आएगी, मास्क की कॉस्ट कितनी आएगी, इसकी लेंथ जो कि यहाँ हो गई, ठीक है। उसके बाद काउंटर मास्क की लेंथ जो कि यहाँ हो गई, उसके बाद इन दोनों के मीडियन का डिफरेंस जो कि यहाँ हो गया, ठीक है। उसके बाद इनकी जो इंडिविजुअल कॉस्ट है, जो इनको खुद भी बनाने में लगी थी, वो भी तो हमें ऐड करनी पड़ेगी ना। तो डीपी ऑफ सब प्लस डीपी ऑफ काउंटर, तो ये बेसिकली तुम्हारा रिकर्सिव रिलेशन है जो तुम्हें यहाँ पर बेसिकली लगाना है, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एंड यू विल बेसिकली यूज बॉटम अप यूज करोगे, बॉटम टू टॉप जाओगे, स्टार्टिंग विद स्मॉलेस्ट सब केसेस। तुम धीमे धीमे अपने डीपी को बिल्ड करोगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, तुम्हें ऑलरेडी जब तुम किसी हाईएस्ट मार्क्स पे पहुंचोगे, उसके जो छोटे वाले सब मास्क है, जो कंट्रीब्यूटिंग सब मास्क है, उनका ऑलरेडी बेस्ट आंसर तुम्हारे पास होगा। एंड इन दिस वे यू विल कीप ऑन ऑप्टिमाइजिंग द कॉस्ट, कि हर एक मास्क की सबसे ऑप्टिमल कॉस्ट क्या है। एंड फाइनली यू विल बी एबल टू आंसर, यू विल बी लेफ्ट विद डीपी ऑफ टू की पावर n माइनस वन। तुम्हें बस इसे रिटर्न करना है। दिस बेसिकली इंडिकेट्स द कॉस्ट ऑफ मर्जिंग ऑल द लिस्ट। तो तुम्हें बस ये करना है। आई नो कि दिस साउंड्स वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ऊपर से, कुछ लोगों के ऊपर से गया होगा, बट कोई दिक्कत नहीं है। एक बार वीडियो को चाहे पीछे करके देख लो, पीछे करके स्टेप वाइज धीमे धीमे खुद भी समझने की कोशिश करो। बिट मास डीपी इज नॉट अ वेरी इजी टॉपिक, दिस कैन बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। पर कोई बात नहीं, बिट मास डीपी का दिक्कत यही है कि वो बहुत जल्दी हिंट नहीं करती है, बहुत जल्दी हवा नहीं लगती है कि बिट मास्किंग है। अगर हवा लग भी गई तो इम्प्लीमेंट कैसे करना है, दैट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब आओ इसका कोड दिखाता हूँ मैं, इसका कोड दिखाता हूँ, ठीक है। और हम ये भी दिखाएंगे कि हम एफिशिएंटली सारे सब मास कैसे कवर कर रहे थे, ठीक है। सो या सबसे पहले लिस्ट का साइज ले लिया जो कि हमारा n है। उसके बाद देखो हर एक मास का लेंथ और हर एक मास का मीडियन फाइंड करने के लिए दो वेक्टर रख लिए, एक लिमिट रख ली, एक बड़ी वैल्यू जो कि बेसिकली हमारा बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू होगी, क्योंकि हमें मिनिमाइज कराना है कॉस्ट को। उसके बाद देखो क्या किया, उसके बाद हर एक सब मास को जनरेट किया, एक टेम्परेरी एरे लिया जो कि मैंने बताया था। उसके बाद जो भी मास्क हमने बनाया है उसमें देखा कौन कौन सी बिट सेट हैं, जो बिट सेट है उनके कॉरस्पॉन्डिंग लिस्ट के जो जो वैल्यूज थी, जो जो एलिमेंट्स थे, उनको अपने टेम्परेरी एरे में पुश कराया और लेंथ को हम ऐड ऑन कर देगा। यहाँ पर मैं डायरेक्टली लेंथ प्लस प्लस लिख दिया है। चाहे तुम इस फॉर लूप के बाहर आके लेंथ प्लस इक्वल टू लेंथ ऑफ लिस्ट ऑफ जे भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फाइनली जब ये लूप खत्म होगा, तुम्हारे पास एक लेंथ होगी, ठीक है। एंड वट एवर द लेंथ इज, तो मीडियन एलिमेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए, लेन माइनस वन डिवाइड बाय टू, ठीक है। ये लेन माइनस वन डिवाइड बाय टू क्यों किया है, फॉर इवन साइज्ड एरेस, जो मिडिल एलिमेंट का इंडेक्स होगा वो लेन माइनस वन बाय टू होगा। और अगर ऑड है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फाइव मान लो है, फाइव साइज है, तो फाइव माइनस वन बाय टू टू आता है, और जीरो वन टू थ्री फोर के हिसाब से टू इंडेक्स ही तुम्हारा मिड पोजीशन बनता है। अगर मान लो साइज है टू, तो टू माइनस वन बाय टू कितना हो गया, वन बाय टू जीरो। और जीरो वन के केस तुम्हारा जो टू साइज का एरे है उसमें इंडेक्स जीरो और वन होते हैं, तो जीरो एलिमेंट ही तुम्हारा मिडिल एलिमेंट बनेगा, दैट इज वाई, ठीक है। उसके बाद यू यूज द nth एलिमेंट फंक्शन। nth एलिमेंट क्या करता है, बेसिकली तुम्हें ये बताता है कि अगर तुम्हारी लिस्ट सॉर्टेड होती, अगर तुम्हारा लिस्ट सॉर्टेड होता, तो तुम्हारे nth पोजीशन पे क्या एलिमेंट होता, ये वो बताता है हमें। दिस टेल्स अस दैट ये बेसिकली पार्शियल सॉर्टिंग एल्गोरिथम होता है, ठीक है। इट इज बेसिकली पार्शियल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सी प्लस प्लस में स्पेसिफिकली बैकएंड में एक क्विक सॉर्ट एंड मीडियन ऑफ मीडियंस एल्गोरिथम होता है, उसका कॉम्बिनेशन से इंप्लीमेंट होता है बैकएंड में, ठीक है। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो ऑर्डर एनी होता है, ठीक है। तो इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि मिडिल इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, एंड दैट विल बेसिकली इट विल पार्शियली सॉर्ट इट अप। तो जो मिड इंडेक्स पे वैल्यू होनी चाहिए थी आफ्टर कंप्लीट सॉर्टिंग, वो अपने एक्चुअल जगह पे आ जाएगी, एंड दैट विल गिव यू द मीडियन। तो हमें हर एक मास का लेंथ पता लग चुका है और उसका मीडियन पता लग चुका है। नाउ वी डिक्लेयर आर डीपीआरए, ठीक है। अपना बिट मास्किंग वाला डीपीआरए बना लिया। एंड एज आई सेड कि इंडिविजुअल लिस्ट का कोई कॉस्ट नहीं होता है, एक अकेली लिस्ट आपस में खुद में मर्ज थोड़ी हो सकती है, उसका कॉस्ट जीरो हो जाता है। दैट इज वाई वी हैव डिक्लेयर्ड एज जीरो। एंड देन वी स्टार्ट बेसिकली प्रोसेसिंग ईच वन ऑफ देम। यहाँ पर ये कंडीशन बेसिकली डिनोट करती है, अगर कोई लिस्ट अकेली है खुद में, अगर मान लो जैसे वन 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 ट्रिपल जीरो है, वन ट्रिपल जीरो इज अ सब मास्क विच इज मेड बाय इटसेल्फ, ठीक है, विच इज मेड बाय इटसेल्फ। वन ट्रिपल जीरो का मतलब क्या है कि एक लिस्ट खुद में अकेली प्रेजेंट थी, वो किसी और लिस्ट से बन मिलके नहीं बनी, वो खुद में एक लिस्ट थी, इंडिविजुअली खुद एक लिस्ट थी। तो दैट इज वाई वेन एवर वी गेट टू की पावर एन वाले मास्क, यानी कि एक सिंगल एलिमेंट है, फिर एक सिंगल लिस्ट है, उसका मतलब है उसका कॉस्ट नहीं निकाल सकते, उसका कॉस्ट तो जीरो ही जीरो है, तो उसको छेड़ना नहीं है। दैट इज वाई वेन एवर यू हैव अ कॉस्ट विच इज ऑफ टाइप जिसमें सिर्फ एक ही लिस्ट प्रेजेंट है, एक ही बिट सेट है, उसका मतलब है कि वो अकेली लिस्ट प्रेजेंट है, उसका कॉस्ट जीरो पड़ेगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करा दिया। दिस इज बेसिकली द टेक्निक जो हम एफिशिएंटली यूज करते हैं टू कैलकुलेट ऑल द सब मास्क, ठीक है। व्हाट इज द वे ऑफ दिस, बेसिकली हम क्या करते हैं, मास्क एंड मास्क माइनस वन से स्टार्ट करते हैं, इन दोनों का एंड लेते हैं, ठीक है। इससे हमें अपना पहला सब मास्क मिलता है विच इज अ कंट्रीब्यूटिंग थिंग टुवर्ड्स द मेन टारगेट।
इसको एक बार मैं करके दिखाता हूँ कि बेसिकली क्या कर रहा है, ठीक है। एक छोटा सा सब मास्क ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। फॉर एग्जांपल मेरा जो टारगेट है वो क्या है, वो है वन। इनिशियली हम कहाँ से 1 से स्टार्ट करें ना, तो बेसिकली लेट से हम थोड़ी देर के लिए कुछ भी मान लेते हैं। एन ले लेते हैं क्या, एन को क्या लें, एन को छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। मान लो तीन ही लिस्ट है। सबसे पहले तो क्या 1 से स्टार्ट होगा, 1 क्या है, 001 है, ठीक है। 001 कहाँ से बना है, 001 सिंपल सी बात है कि 2 की पावर n में आता है, तो इसको टच करने का मतलब नहीं है, तो कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। लेट से तुम्हारे पास नेक्स्ट एक पॉसिबल क्या आता है, वो आता है 010। जब तुम 010 को करते हो तो 010 आकर कैसे बना है, ये भी 2 की पावर है, तो कोई मतलब नहीं है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। अब हम आते हैं 011 पे। जब 011 पे आते हैं तो सिंपल सी बात है, वी स्टार्ट विद मास्क एंड मास्क -1, ठीक है। ये हमारा पहला सब मास्क होगा, ठीक है। तो व्हाट इज दिस इज 11 एंड 10, विच विल गिव यू 10। और ये इसका सब मास्क है कि नहीं, ये इसका सब मास्क है, तो ये हमारा पहला सब मास्क बना। अब इसका जो काउंटर मास्क होगा वो कैसे निकालोगे, वो सिंपल सी बात है, 11 और 10 कर लोगे, 11 और 10 करोगे तो तुम्हें यहाँ पर 1 मिल जाएगा। तो दिस इज मास्क एंड दिस इज सब मास्क एंड दिस इज काउंटर मास्क, ठीक है। उसके बाद अगला सब मास्क कैसे निकालोगे इफेक्टिवली, याद रखो हम हर एक सब मास्क को कवर नहीं कर रहे हैं। अगर मान लो अगर मैं ऐसा करता कि भाई पहला लूप चलाया मैंने हर एक सब मास्क जनरेट करने के लिए, तो 2 की पावर n तो लग ही रहा है। उसके बाद में फिर हर सारे सब मास्क जनरेट करके देख रहा हूँ, ठीक है, जो कि चाहे इसको क्या कहते हैं, कवर अप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो उनमें बनाने में भी 2 की पावर n चला जाएगा। सो उससे 4 की पावर n बन जा रहा है, जो कि इज नॉट अ वेरी गुड नॉट अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि 2 की पावर 2n हो जाएगा तो 2 की पावर 24 इज नॉट ऑप्टिमल। वो काफी लंबा बहुत खराब चला जाएगा, बहुत खराब कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है, हो सकता है वो टेली मार जाए। सो इफेक्टिवली क्या है कि जहां जहां पर वन है, जहां जहां पर वन है, सिर्फ उन्हीं को हटा हटा के देखा जाए ना। सब मास्क कैसे बनता है, सब मास्क इज बेसिकली मेड बाय टर्निंग ऑफ सम ऑफ द बिट्स फ्रॉम द ओरिजिनल मास्क, ठीक है। तो हमें बेसिकली सिर्फ वन पे ही फोकस करना चाहिए। अब क्या करेंगे, अब करेंगे 10 एंड 10 - 1 एंड मास्क। हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू ये 10 आ चुकी थी, सब मास बन चुका था। अब 10 - 1 कम किससे कराएंगे, 11 से कराएंगे, ठीक है। ये अपडेट स्टेटमेंट है बेसिकली। ये ओरिजिनली हम लोग स्टार्ट करते हैं मास्क एंड मास्क -1 से, उसके बाद जो अपडेट स्टेटमेंट होता है दैट इज बेसिकली इक्वल टू S एंड मास्क, ठीक है। दिस इज बेसिकली टू गो टू प्रीवियस, अगले प्रीवियस स्टेट पे जाने के लिए। और यहाँ पर ये एंड इसलिए कराते हैं सच दैट, क्योंकि हमें पता है कि जो स्पेसिफिक बिट सेट है मास्क में, हमें सिर्फ उनके बारे में बात करनी है, जो बिट सेट थी ही नहीं, या फिर जो एक्स्ट्रा नई बिट सेट हो गई हैं जो कि मास्क में ओरिजिनली नहीं थी, उनको हटाने के लिए वी यूज एन एंड, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस बिट मैनिपुलेशन टेक्निक वी इफेक्टिवली ट्रैवर्स एवरी सब मास्क, ठीक है। ये 10 - 1 बेसिकली तुम्हारा यहाँ पर 2 होता है, ठीक है। वी राइट दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 1। तो 0 1 एंड 1 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा सब मास्क है तुम्हारा सब मास्क फाइनली आएगा 0 1, ठीक है। और काउंटर मास्क आ जाएगा 1 1। अच्छा ये 1 0। तो ये बताओ इसको निकालने की दोबारा जरूरत है, ये तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो ना, ये तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो सिंपल सी बात है, जिस पॉइंट पे भी तुम्हारा सब मास्क, योर सब मास्क बिकम्स स्मॉलर देन अदर, बिकम्स बिगर देन बिगर बेसिकली, बिकम स्मॉलर या फिर बिगर देन अदर बेसिकली द काउंटर मास्क, यू कैन एक्चुअली स्टॉप, या फिर तुम उसको इग्नोर मार सकते हो उस स्टेट को, क्योंकि तुम पहले से निकाल चुके हो। अब इसको और आगे ले जाओगे, अगर और आगे ले जाओगे तो और आगे ले जा सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 0 - 1 तो 0 ही होता है, 0 एंड 11 तो 0 देता है, 0 के साथ साथ तो ये खुद ही आ रहा है। तो ये तो तुम कर ही नहीं सकते भाई, सिंपल सी बात है, वो खुद ही का सेट है बेसिकली। ये वाला सबसेट का कोई मतलब नहीं है, राइट, क्योंकि 0 0 का मतलब कि कोई भी लिस्ट नहीं थी, 1 1 का मतलब है कि दोनों लिस्ट एक साथ ले ली, ठीक है। तो दैट डज नॉट मेक सेंस, हम सब मास्क के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब हम निकाल रहे होंगे बेसिकली, तो जब हमने ये मास्क और ये सब मास्क और काउंटर निकाल लिया, तो बस हमें क्या करना है, हमें बस चेक यही करना है कि मास्क को उठाया और उसका जो भी ओरिजिनल कॉस्ट रहा होगा मिनिमम दैट, ठीक है। एंड फिर तुम्हारा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दैट फॉर्मूला कि लेन ऑफ सब मास्क, लेन ऑफ सब प्लस लेन ऑफ काउंटर मास्क, देन प्लस एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन मीडियन ऑफ सब एंड मीडियन ऑफ काउंटर मास्क, ठीक है। एंड प्लस डीपी ऑफ सब एंड डीपी ऑफ काउंटर मास्क, बस तुम्हें ये लगाना है, ठीक है। अभी कोड में भी देख लो, ये जिस कोड में भी लिख रखी है मैंने, ठीक है। ये काउंट जैसे मैंने कहा था कि दिस इज द अपडेट स्टेटमेंट, देन वी फाइंड द काउंटर मास्क, अगर ये सब मास्क बड़ा है इससे तो कंटिन्यू मार दो। उसके बाद वी फाइंड कि अगर दोनों जो है वो लिमिट के बराबर नहीं, लिमिट इज बेसिकली बाय डिफॉल्ट अ वेरी लार्ज वैल्यू, उसका मतलब अभी तक ये स्टेट्स जो हैं वो एनकाउंटर नहीं हुए हैं, तो वी कैन यूज बेसिकली, अगर एनकाउंटर हो गए हैं तो देन वी कैन ऑप्टिमली फाइंड द बेस्ट वैल्यू फॉर आर करंट मास्क। सो वो कैसे बनेगा, मास्क जिसका लेंथ, ठीक है, मास्क का लेंथ वो हम डायरेक्टली निकाल लिया, ठीक है।
मास का लेंथ तुम डायरेक्टली निकाल ही सकते हो, सिंपल सी बात है, हमने हर एक मास का लेंथ स्टोर कराया था। एंड उसके बाद द मीडियन, द डिफरेंस बिटवीन द मीडियंस, ठीक है, ऑफ सब मास्क एंड काउंटर मास्क, एंड फाइनली वी ऐड कॉस्ट टू द डीपी ऑफ मास्क एंड डीपी ऑफ काउंटर मास्क। इस तरीके से हम अपडेट करेंगे, फाइनली वी रिटर्न द डीपी ऑफ 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, एंड दिस हाउ बेसिकली यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छा, बहुत लोगों को अभी भी इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में नहीं आया होगा, बहुत लोगों को लग रहा होगा भैया तो 4 की पावर n है, ये 4 की पावर n नहीं है। ठीक है, मैं उसका भी तुम्हें प्रूफ देता हूँ, अभी कैसे देता हूँ देखो। ठीक है, ये बताओ, ये बताओ, जो हमारा लूप है, बाहर वाला लूप 2 की पावर n चल रहा है, वो तो हमें पता ही है, वो तो फिक्स लग रहा है, देखने में पता लग रहा है। अच्छा, ये बताओ इनर वाला, जो अंदर वाला लूप है, उसका जो नंबर ऑफ आइट्रेशन है वो क्या फिक्स्ड है? नहीं, वो फिक्स नहीं है। दैट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन कि कितनी बिट्स सेट हैं तुम्हारे उसमें, नंबर मास्क में। मान लो कोई भी एक मास्क आता है, ठीक है, इसमें मान लो के बिट्स सेट हैं, तो इसके कितने पॉसिबल सब मास्क बन सकते हैं? खुद बताओ। अगर मान लो कोई एक नंबर है, कोई एक मास्क तुम्हारे पास आया है, ठीक है, और इसमें के बिट्स सेट हैं, के बिट्स सेट हैं, देन हाउ मेनी पॉसिबल नंबर ऑफ सब मास्क कैन बी मेड? हाउ मेनी पॉसिबल नंबर ऑफ सब मास्क कैन बी मेड? ठीक है, इट्स बेसिकली इक्वल टू व्हाट? एन सी के इंटू 2 की पावर के। ठीक है, एनसी के इंटू 2 की पावर के। ठीक है, ऐसे करके जितने भी बिट्स हो सकते हैं के 0 से लेके एन तक, ये तुम्हारा ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उस दोनों लूप का मिला के। ठीक है, सिंपल सी बात है, हर एक मास्क में कुछ बिट्स होंगे, ठीक है, तो मैक्सिमम एन बिट्स जा सकते हैं, क्या सारे के सारे सेट होंगे बिट्स तो। ठीक है, और कितने सब मास्क बन सकते हैं टोटल? ठीक है, तुमने कोई के बिट्स को चूज कर लिया, उनको सेट कर दिया। ठीक है, मान लो तुम्हारा एनसी के से तुम्हारे बायनोमियल कोफिशिएंट मिलेगा, और 2 की पावर के से मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हें मिल जाएगा कि भाई कितने ऐसे सब मास्क हैं जिनमें के बिट्स सेट हैं। ठीक है, दिस एनसी के इंटू 2 की पावर के टेल्स यू हाउ मेनी सब मास्क आर प्रेजेंट विच हैव के बिट्स सेट, which have k bit set, ऐसे फॉर एवरी पॉसिबल नंबर ऑफ बिट सेट। ठीक है, इनको सम अप कर दोगे, दैट इज इक्वल टू द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बोथ द लूप्स टुगेदर। क्योंकि बाहर का लूप तो जो है वो मास्क फाइंड करने के लिए, जो अंदर वाला लूप है वो क्या करता है, इफेक्टिवली इफेक्टिवली सिर्फ जो उसके पॉसिबल सब मास्क है सिर्फ उन पे आइटरेट करता है, सब पे नहीं जाता है। इट इज एबल टू स्किप अ लॉट ऑफ सब मास्क। अगर तुम एक बड़ा नंबर लेके देखोगे, जैसे मान लो n12 है या n10 है, तो यू विल सी इट इफेक्टिवली इट इफेक्टिवली स्किप्स अ लॉट ऑफ वैल्यूज। जैसे अगर तुम 10 ले लो, 10 क्या होता है, 10 इज बेसिकली 1010। ठीक है, इसका अगर तुम निकालोगे नेक्स्ट पॉसिबल सब मास्क निकालोगे, तो इट इज व्हाट, इसको माइनस कर दोगे तो 1001, और एंड कर दो 1010 के साथ में, तो नेक्स्ट सब मास्क क्या बनेगा इसका? इट विल बी 8। ठीक है, तो देखो 10 से डायरेक्टली 8 पे आ गए। अब तुम 8 का सब मास्क जब निकालने की कोशिश करते हो, तो 8 का सब मास्क क्या बन सकता है? इट विल बी 7 एंड व्हाट, 7 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, 7 इज बेसिकली व्हाट, 0111 एंड 1010। तो ये डायरेक्टली कहाँ पे आ गया? ये तो बिट सेट नहीं है, ये बिट सेट है, ये बिट सेट नहीं है, दिस विल बिकम 0010। देखो 8 से डायरेक्टली 2 पे जंप किया हमने, 0010। ठीक है, तो जो हमने अंदर वाला लूप लगाया है ना, दैट इज अ वेरी इंटेलिजेंट लूप, जो कि इफेक्टिवली बहुत सारे सब मास्क को स्किप कर रहा है। ठीक है, हम देख लो 10 से डायरेक्टली 8 से डायरेक्टली 2 पे आ गए, बीच की सारी वैल्यूज को स्किप मार दिया। दैट इज वाई वी कैन इन अ वे से कि द टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और टोटल नंबर ऑफ आइटरेशंस व्हिच आर यूज्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द लूप्स इज इक्विवेलेंट टू दिस समेशन एन सी के डॉट 2 की पावर के फ्रॉम के इक्वल टू 0 अप टू एन। ठीक है, दिस इज टोटल टाइम, आई कैन से टी ऑफ एन, लेट्स से दिस इज टी ऑफ एन। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी निकल रही है। अच्छा, ये बताओ, ये बायनोमियल थ्योरम जैसा कुछ कुछ लग रहा है। ठीक है, अब इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ। लेट से आई कैन राइट, ये क्या है, आई कैन राइट, व्हाट हैपेंड, दिस कैन बी रिटन एज एन सी के, के इज 0, एन 2 की पावर के इंटू 1 की पावर एन माइनस के। कैन आई राइट दिस? आई कैन राइट दिस, राइट? सेम चीज है। ठीक है, अब ये बताओ ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है? ये साफ साफ देख के पता लग रहा है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसको क्या लिख सकते हो, 2 + 1 की पावर n नहीं है ये, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज अ बायनोमियल समीशन ही तो है। बायनोमियल थ्योरम से जब भी तुम x + y की पावर n खोलते हो, तो क्या बनता है, यही इस टाइप का ही तो फॉर्मूला बनता है। इसका मतलब अगर मैंने इसको खोल दिया 1 की पावर n माइनस के ऐड करके, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किसमें, 2 + 1 की पावर n में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फाइनल लूप जो हमने अंदर यूज किया था, वो क्या हो गया, 3 की पावर n। इट इज नॉट 4 की पावर n, इट इज 3 की पावर n। ठीक है, इट इज व्हाट, 3 की पावर n। अब हम समझ लेते हैं कि फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो हमने इनिशियल प्री प्रोसेसिंग करी, उसमें टाइम गया 2 की पावर n इंटू एम लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, वो तो हमारी लगी। ठीक है,
और प्लस साथ में जो फाइनल लूप लगाया था उसमें 3 की पावर n गया। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज दिस एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज 2 की पावर n, क्योंकि हमने सिंपल सी बात है सिर्फ जितने भी बिट मास्क हैं उनके लिए हमने काम किया है। सो दिस इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर 2 की पावर n, एंड दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 की पावर n into m प्लस 3 की पावर n। और ये एफिशिएंटली चल जाएगा। 3 की पावर 12 अगर तुम लेके देखोगे तो 3 की पावर 12 जरूर कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं कितना आ रहा है। 3 की पावर 12 इट इज अराउंड दिस 531411। तो अगर इसको डिवाइड करके देख लें किससे, 10 की पावर 6 है, तो हाँ ये 10 की पावर 6 से छोटा ही है। तो 10 की पावर 5 के फॉर्म का होगा, हाँ 5 10 की पावर 5 के फॉर्म का है। तो दिस विल इजीली पास। ठीक है, तो इस तरीके से आखिरी प्रॉब्लम सॉल्व होता है। एज आई सेड कि ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट था, इट वाज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि भाई ये कैसे करना था। ठीक है, एंड व्हाट वुड हैव बीन द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे तो रिवाइंड कर लो, पीछे जाके फिर से देख लो कि भाई इसमें इस प्रॉब्लम को कैसे किया है मैंने। ठीक है, 2 3 बार रिवाइज करो। ठीक है, देन यू माइट बी एबल टू गेट अ होल्ड ऑफ इट। अगर आपने बिटमास डीपी नहीं पढ़ा है अभी तक, तो एक बार जाके बेसिक प्रॉब्लम जो है बिटमास डीपी वाले वो देख लेना। तब शायद तुम्हें अपने आप समझ में आए कि यहाँ पर बिटमास डीपी कैसे लगाए। अगर आप पढ़ चुके हो देन इसको 1 2 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा बड़े आराम से कि व्हाट वी हैव ट्राई टू डू हियर, और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। So yeah, with this we have completed all the 4 problems। चलो सारे problems डिस्कस हो गए हैं। ठीक है, I hope you like the solutions, I hope you like the problems, and so go ahead, watch the video till the end, एंड तक प्रॉब्लम देखो। स्पेसिफिकली जो प्रॉब्लम तुम्हें नहीं आया उसको तो पूरा कंप्लीटली देखो ही। ठीक है, नाउ गो अहेड, लाइक द सॉल्यूशन, सब्सक्राइब द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ओके, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स पीयर्स जो भी इंटरव्यू प्रेप कर रहा है या फिर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन लीड कोड प्रोग्रामिंग एंड कॉन्टेस्ट, उनको शेयर करो। सब्सक्राइब पक्का करो, कमेंट करो यार, कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट गिव्स मी अ बूस्ट, दैट गिव्स मी एन इट्स अ मार्क कि भाई यू आर अप्रिशिएटिंग माय कंटेंट, कि आपको अच्छा लग रहा है कि व्हाटएवर इज बीइंग डिलीवर्ड आउट। ठीक है, सो श्योरली कमेंट करो, कमेंट करना बड़ा अच्छा है। ओके, व्हेन मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, इट बेसिकली एक्ट एज अ कॉन्फिडेंस टू मी कि मैं ये चीज बार बार बनाता रहूं। ओके, सो डू कमेंट, डू सब्सक्राइब, इतना तो पक्का करो। लेट्स पुश टू 500 सब्सक्राइबर्स सून। ठीक है, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो आवर ऑफिशियल इंस्टा पेज। ओके, बोथ लिंक्स विल बी इन डिस्क्रिप्शन। इंस्टा पेज को फॉलो कर लो, वहाँ पर रेगुलरली पजल्स मैं अपलोड करता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने कल परसों में ही एक नया पजल अपलोड किया है, जाके उसे चेकआउट करो। फॉलो द पेज, फॉलो मी ऑन लिंक्डइन, एंड ऑल्सो ज्वाइन व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल एंड टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर जैसे ही वीडियो कोई भी आता है, अपलोड होता है, इट इज ऑटोमेटिकली पोस्टेड ऑन दोज ग्रुप्स एज वेल। तो बेल आइकन प्रेस करने के बाद मान लो बाय चांस अगर नहीं भी आता तो मैं नोटिफिकेशन, सो दोज ग्रुप्स पे तुरंत वीडियो आता है, तो जाके उन्हें भी ज्वाइन कर लो। एंड या दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। दिस समय शुक्ला साइनिंग ऑफ गाइस। गर्दा उड़ा दो, रगड़ते रहो, बाय बाय।